हेलो फ्रेंड्स, तो हम एस के 1 to 17 मेडिसिन एंड लाइट के पेपर 1 का सेक्शन 1 कर रहे थे। तो 250 तक हमने कर लिए थे, 251 से आज पढ़ेंगे। इनहेरिटेड कंडीशन इन विच देयर इज लो पोटाशियम एंड लीड्स टू लो मसल टोन एंड वीकनेस। अच्छा, एक इनहेरिटेड कंडीशन है, ऑटोसोमल कंडीशन है, ऑटोसोमल डोमिनेंट कंडीशन है, और उसमें क्या होता है, लो पोटाशियम होता है, जिसकी वजह से मसल टोन डिक्रीज होती है और वीकनेस होती है, मसल वीकनेस होती है। तो उस कंडीशन का नाम क्या है, उसको कहते हैं फैमिलियल हाइपोकैलेमिक पीरियाडिक पैरालिसिस। फैमिलियल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये हमारे पास इनहेरिटेड है, फैमिलीज़ में चलती है, ठीक है। और हाइपोकैलेमिक क्योंकि पोटाशियम कम है। और पीरियाडिक पैरालिसिस क्यों हो रही है, मसल की पैरालिसिस हो रही है, वीकनेस हो रही है, क्योंकि पोटाशियम कम है। हाइपोकैलेमिया हमेशा क्या मसल वीकनेस काज करता है। इन न्यू बॉर्न बेबी क्या होगा, थोरेसिक सर्कमफ्रेंस सर्कुलर होता है, थोरेसिक कैविटी जो है वो क्या होता है, सर्कुलर होती है। परसेंटेज ऑफ फैट इन बैलेंस डाइट 25 to 30% होता है, रट्टे वाली चीज़ है। A boy had a fall on outstretched hand and now he can't abduct. After initial assisted abduction till 40 degree he can abduct है। तो वो कह रहा है ये एमसीक्यू बार बार आता है ना। इसके मैंने आपको 3 चीज़ें बताई थी कि सुप्रास्पाइनेटस मसल जो है वो क्या है, अप टू 15 डिग्री तक एबडक्शन करवाता है आर्म की। एबडक्शन आपको पता है, लेटरल साइड पे आर्म को मूव करवाना। और उसके बाद 50 से 90 तक कौन करवा रहा था एबडक्शन, वो डेल्टाइड मसल। फिर अबव 90 हमारे पास कौन करवा रहा था शोल्डर या आर्म की एबडक्शन, वो था ट्रेपेजियस मसल था और सेराटस एंटीरियर था। तो अब वो कह रहा है कि 40 डिग्री तक वो एबडक्शन नहीं करता, 40 डिग्री तक अगर हम उसकी हेल्प करें ना, उसके बाद वो अपना एबडक्शन खुद कर सकता है। तो ये 40 आता है, कभी 30 आता है, कभी 15 आता है, कभी 20 आया होता है। तो ये वही सिर्फ मतलब पहला जो मसल है सुप्रास्पाइनेटस वो डैमेज्ड है। हाँ, अगर वो कहें कि 90 डिग्री तक नहीं कर सकता तो फिर डेल्टाइड लगाएंगे, लेकिन वो क्या है 40 तक नहीं कर रहा, तो अब क्या है, कौन सा मसल डैमेज है, सुप्रास्पाइनेटस। उसके बाद ट्यूमर ऑफ ऑप्टिक क्याज्मा प्रेसिंग हाइपोथैलेमस है, व्हाट विल बी अदर फाइंडिंग है। तो दूसरा फाइंडिंग क्या होगा, हाइपरफेजिया होगा। ऑप्टिक क्याज्मा जो होती है वो क्या कर रहा है, उसका ट्यूमर है, वो हाइपोथैलेमस को कंप्रेस कर रहा है। हाइपोथैलेमस क्योंकि उसके हाइपोथैलेमस होता है, उसके सामने हमारे पास क्या पड़ा होता है, ऑप्टिक क्याज्मा। अब जो वो फिर कंप्रेस कर रहा है हाइपोथैलेमस को, हाइपोथैलेमस के मीडियल पार्ट को कंप्रेस करता है। मीडियल पार्ट में क्या होता है, स्टैटी सेंटर प्रेजेंट होता है। तो हाइपोथैलेमस का जो स्टैटी सेंटर है उसको वो कंप्रेस कर रहा है, जिसकी वजह से स्टैटी सेंटर इनहिबिट हो जाएगा। इनहिबिट होगा तो क्या होगा, ज़्यादा पॉलीफेजिया होगा या हाइपरफेजिया होगा, ठीक है। मतलब ज़्यादा खाना। फर्स्ट कॉक्सिजियल नर्व लेवल ऑफ स्पाइनल कार्ड, फर्स्ट कॉक्सिजियल नर्व स्पाइनल कार्ड का वर्टिब्री के किस लेवल पे होता है, L1 के लेवल पे। क्योंकि L1 पे हमने कहा था L1 का जो लोअर लेवल है वहाँ पे एंड हो रहा है क्या, स्पाइनल कार्ड एडल्ट्स में। तो कॉक्सिजियल नर्व भी L1 के लेवल पे होते हैं, ठीक है। ट्रू अबाउट ऑप्टिक पाथवे फाइबर्स, ऑप्टिक पाथवे के फाइबर्स के बारे में क्या ट्रू है, ऑप्टिक रेडिएशन कैरीज फाइबर्स फ्रॉम लेटरल जेनिकुलेट बॉडी। ये आप लोगों ने पढ़े हुए थे कि जो ऑप्टिक ट्रैक होता है ना, हमने पढ़ा था कि ये आई बाल है, ये दूसरा आई बाल है, इससे इस तरह से ऑप्टिक नर्व आ रहे हैं। इसके जो है कुछ इसके जो फाइबर्स हैं उस तरफ जा रहे हैं, इसके इस तरफ आ रहे हैं, और इसके जो लेटरल फाइबर्स हैं वो सेम साइड पे आ रहे हैं, इसके भी लेटरल फाइबर्स सेम साइड पे आ रहे हैं। तो ये हमारे पास ऑप्टिक क्याज्मा है जहाँ पे ये फाइबर्स क्रॉस कर रहे हैं, और ये हमारे पास यहाँ तक, ठीक है। ये क्या है, ये ऑप्टिक नर्व है, ये लेफ्ट साइड का है, ये समझे, राइट साइड का है। और यहाँ पर ये राइट ऑप्टिक ट्रैक है, और लेफ्ट ऑप्टिक ट्रैक है ना, और ये राइट ऑप्टिक ट्रैक है। तो उसके बाद ये ऑप्टिक ट्रैक कहाँ पे जाके एंड हो रहा है, लेटरल जेनिकुलेट बॉडी में, ठीक है। लेटरल जेनिकुलेट बॉडी क्या है, थैलेमस के साथ अटैच हुए होते हैं, न्यूक्लियाई हैं स्पेशल टाइप के। फिर लेटरल जेनिकुलेट बॉडी से क्या जाते हैं, ठीक है, ऑप्टिक क्याज्मा से लेटरल जेनिकुलेट बॉडी तक क्या था, ऑप्टिक ट्रैक था। और ऑप्टिक क्याज्मा से आई बाल तक क्या था, ऑप्टिक नर्व था। अब लेटरल जेनिकुलेट बॉडी के आगे जो फाइबर्स होते हैं वो सारे जा रहे होते हैं कहाँ पर, विजुअल या ऑक्सीपिटल कॉर्टेक्स तक, जो कि ऑक्सीपिटल लोब में होते हैं। तो वो हमारे पास जो फाइबर्स होते हैं उनको क्या कहते हैं, ऑप्टिक रेडिएशन। तो वो यही पूछ रहा है कि क्या ठीक है यहाँ पे ना, तो वो यही ठीक है कि ऑप्टिक रेडिएशन फाइबर्स जो होते हैं वो कैरी कर रहे होते हैं कहाँ से, लेटरल जेनिकुलेट बॉडी से कहाँ तक उसको कैरी करते हैं, विजुअल कॉर्टेक्स तक। व्हाट विल बी फाइंडिंग ऑन लोअर बायोप्सी ऑफ अ क्रोनिक अल्कोहलिक के लिवर बायोप्सी पे क्या होगा, डिसऑर्गेनाइज आर्किटेक्चर, क्योंकि सिरोसिस काज करता है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस इंक्रीजेज अल्वेलर डिफ्यूजन, अल्वेलर डिफ्यूजन को कौन सा कंडीशन इंक्रीज करता है, डिक्रीज थिकनेस ऑफ अल्वेलर मेम्ब्रेन। हाँ, अल्वेलर मेम्ब्रेन जो होता है उसकी थिकनेस अगर डिक्रीज होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन जाएगा किसमें, कैपिलरीज में।
टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस ड्यूरिंग एक्सरसाइज डिक्रीजेज मोस्टली बिकॉज ऑफ लोकल मेटाबोलाइट्स काजेज आर्टेरियोलर डायलेटेशन। हाँ, अब टीपीआर डिक्रीज होता है। टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस हमने क्या कहा था कि जो आर्टेरियोल होते हैं ना, उनमें हमारे पास रेजिस्टेंस होता है मैक्सिमम, ठीक है, कॉन्स्ट्रिक्ट हुए पड़े होते हैं ना, तो उनमें हमारे पास वो पर क्या होते हैं, डायलेट होते हैं ड्यूरिंग एक्सरसाइज, क्योंकि ड्यूरिंग एक्सरसाइज क्या रिलीज होता है, एपिनेफ्रीन, और एपिनेफ्रीन क्या करेगा, जाके आर्टेरियोल के ऊपर बीटा 2 रिसेप्टर्स जो हैं उनके ऊपर बाइंड होगा, उनकी वेजोडाइलेशन काज करेगा। जब वेजोडाइलेशन होगी तो वहाँ पर रेजिस्टेंस कम होगी, टीपीआर कम हो जाएगा, ठीक है। तो लोकल मेटाबोलाइट्स क्या है, इसके अलावा लोकल मेटाबोलाइट्स भी होते हैं, एपिनेफ्रीन भी करता है, लेकिन मेनली क्या है, लोकल मेटाबोलाइट्स काज करते हैं ड्यूरिंग एक्सरसाइज, ठीक है, आर्टेरियोलर डायलेटेशन, जिसकी वजह से टीपीआर डिक्रीज होता है। उसके बाद है मदर हैज़ इन्फेक्शन ऑफ टोक्सोप्लाज्मोसिस। मदर को टोक्सोप्लाज्मोसिस की इन्फेक्शन हुई है फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर, और टोक्सोप्लाज्मा गोंडी की वजह से हो रहा था, और ये क्या है, कैट के फिसिस वगैरह की वजह से भी होता है, ठीक है, उसके अंदर ये होता है। शी वाज ट्रीटेड हर बेबी इस बार नाउ चेक एक्यूट इन्फेक्शन इन बेबी बाय एलिजा मेथड विच एंटीबॉडी विल बी देयर। कौन सा एंटीबॉडी वहाँ पे होगा, तो हम देखेंगे कि उसमें आईजीएम प्रेजेंट है कि नहीं। आईजीएम का मतलब प्राइमरी रिस्पॉन्स, तो बेबी में प्राइमरी रिस्पॉन्स होगा ना, क्योंकि क्रोनिक नहीं है, तो उसमें आईजीएम हम चेक करेंगे। हाँ, उसको किसी को पहले अगर हुआ था टोक्सोप्लाज्मोसिस और बहुत अरसे बाद उसको दोबारा हमें लग रहा है कि उसको वापस टोक्सोप्लाज्मोसिस नहीं हुई है, कहीं हुई ना हो, तो फिर हम टेस्ट जब करेंगे तो उसमें क्या हम देखेंगे आईजीजी, क्योंकि आईजीजी पास्ट इन्फेक्शन या क्रोनिक इन्फेक्शन के बारे में बताता है। इन द क्रॉस सेक्शन ऑफ मिड ब्रेन रेटिकुलर फॉर्मेशन क्रॉस फाइबर्स लोकेटेड इट। अच्छा, मिड ब्रेन के जो रेटिकुलर की क्रॉस सेक्शन करते हैं, फिर मिड ब्रेन का पूछ रहा है कि रेटिकुलर फॉर्मेशन वो किस जो क्रॉस फाइबर्स होते हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। फ्लोर ऑफ सेरिब्रल एक्विडक्ट का जो फ्लोर है वहाँ पर होते हैं मिड ब्रेन के अंदर क्या, रेटिकुलर फॉर्मेशन। क्रोनिक ट्रांसप्लांट रिजेक्शन इन्वॉल्व्स विच ऑफ द फॉलोइंग है, CD4 पॉजिटिव टी लिम्फोसाइट्स। ये भी मैंने आपको पढ़ाया था डिटेल से, MCQ आया हुआ था इसके 18 में ना, उसमें क्या था, एक हमारे पास एक्यूट रिजेक्शन था, एक क्रोनिक ट्रांसप्लांट रिजेक्शन था। तो उसमें जो क्रोनिक है उसमें CD4 पॉजिटिव टी लिम्फोसाइट्स की वजह से वो हो रहा है। बायोप्सी ऑफ टिश्यू जो एक्यूट था और हाइपर एक्यूट था ना, उनमें क्या हो रहा था, टाइप 1 और टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, और टाइप 2 हो रही थी। बायोप्सी ऑफ टिश्यू शोज फाइब्रस स्ट्रक्चर विद अबंडेंस ऑफ थर्स्ट विद अबंडेंस ऑफ क्या है, थिन वेसल्स हैं एंड थिन बेसमेंट मेम्ब्रेन है। मोस्ट प्रोबेबल बायोप्सी स्ट्रक्चर इज ऑफ, किसकी बायोप्सी करेंगे, लंग्स की, ठीक है, फाइब्रस स्ट्रक्चर है, ठीक है, जिसके अंदर थिन वेसल है और थिन बेसमेंट मेम्ब्रेन है ना। तो ये बायोप्सी किस चीज़ की हमने की है, लंग्स की जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है थिन होती है और उसमें थिन वेसल होते हैं। पल्मोनरी कैपिलरीज की बात कर रहे हैं ना। रिगार्डिंग गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मोटिलिटी करेक्ट है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मोटिलिटी के बारे में क्या करेक्ट है, फ्रीक्वेंसी ऑफ कंट्रैक्शन इज 12 पर मिनट, ठीक है, 1 मिनट के अंदर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जो ट्रैक है वो कितनी बार कंट्रैक्ट होगा, 12 टाइम, ठीक है। अच्छा, फिर आगे है प्राइमरी ओसाइट्स आर फॉर्म्ड इन 5th मंथ इन फीटल लाइफ एंड स्टार्ट म्योसिस 1 है, ठीक है। जो प्राइमरी ओसाइट्स होता है वो 5th मंथ ऑफ फीटल लाइफ में बनता है और उसमें म्योसिस 1 स्टार्ट होता है, लेकिन क्या है, प्रो फेज का म्योसिस 1 का जो प्रो फेज होता है उसके अंदर एक सब फेज होता है डिप्लोटीन, उसके अंदर वो अरेस्ट हो जाता है। तो वही ये पूछ रहा है, ठीक है, ये हमने पहले भी पढ़ा था। रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ डायफ्राम के ओरिजिन के बारे में क्या ट्रू है, सर्वाइकल सोमाइट्स जो होते हैं वो डायफ्राम बनाते हैं। सोमाइट्स मैंने आपको बताए थे, सोमाइट्स क्या करते हैं, मसल्स बनाते हैं। सोमैट का मतलब भी मसल होता है ना, सोमेटिक का मतलब, तो ये मसल्स बनाते हैं। तो डायफ्राम क्या एक मसल है, उसको कौन से सोमैट बनाएंगे, सर्वाइकल सोमैट, जो सर्वाइकल लेवल के ऊपर होते हैं। उसके बाद है रिगार्डिंग डेवलपमेंट ऑफ नर्वस सिस्टम के डेवलपमेंट के बारे में क्या ट्रू है कि इट स्टार्ट्स अराउंड 3rd वीक ऑफ इंट्रा यूट्राइन लाइफ। जो इंट्रा यूट्राइन लाइफ है, ठीक है, उसमें जो 3rd वीक होता है, 3rd वीक के दौरान क्या बनता है, न्यूरल ट्यूब बनता है। इस तरह से एक ट्यूब बनता है, उसको न्यूरल ट्यूब कहते हैं। उसका ये एंटीरियर न्यूरोपोर होता है, ये पोस्टीरियर न्यूरोपोर होता है, तो उसको कहते हैं न्यूरल ट्यूब। उससे फिर बनता है क्या, प्राइमरी वेजाइकल्स बनते हैं। इस तरह से ये एक वेजाइकल हो गया, ये दूसरा वेजाइकल हो गया, ये तीसरा वेजाइकल हो गया। इसको प्रोजन से फलान कह रहे थे, इसको मीजन से फलान कह रहे थे, इसको रोम्बन से फलान कह रहे थे। फिर मजीद ये जो ऊपर वाला है ये डायन और टेलन में कन्वर्ट होगा, जिनको हम कहेंगे सेकेंडरी वेजाइकल, और रोम्बन से फलान मीटन एंड माइलन में कन्वर्ट होगा, जिसको वो भी सेकेंडरी वेजाइकल होंगे। तो ये हम लोगों ने बार बार पढ़े हुए हैं। तो न्यूरल ट्यूब 3rd वीक में बनता है, तो 3rd वीक में समझें क्या स्टार्ट हो जाता है, डेवलपमेंट ऑफ नर्वस सिस्टम। व्हाट हैपेंस आफ्टर बर्थ के बाद क्या होता है, इंक्रीज लेफ्ट आर्टेरियल प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। हाइलैंड कार्टिलेज प्रेजेंट होता है किसके अंदर, लैरिंक्स के अंदर प्रेजेंट होता है।
अच्छा, उसके बाद है 5 ईयर ओल्ड चाइल्ड इनहेल करेगा, एयर फ्लो कांस्टेंट एंटर किया, व्हाट हैपन्स नेक्स्ट है, एयर फ्लो को अगर आप कांस्टेंट कर रहे हैं और उधर से आप इनहेल कर रहे हैं तो फिर क्या होगा, वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी, क्योंकि एयर फ्लो कांस्टेंट है ना, और उधर से आप क्या करें, इनहेल कर रहे हैं, तो वेलोसिटी क्यों डिक्रीज हो रही है, क्योंकि उस वक्त थोड़े से कैविटी का साइज इंक्रीज हो रहा है ना, रेजिस्टेंस डिक्रीज हो रहा है, तो उसकी वजह से वेलोसिटी हमारे पास क्या होगा, डिक्रीज होगी। तो उसके बाद आगे है मिडल लोब ऑफ राइट लंग, जो राइट लंग है उसका जो मिडल लोब होता है वो कहाँ पे ड्रेन करता है, सुपीरियर पल्मोनरी वेन में। तो ये रट्टे वाली चीज़ है, ये आपने रटना है। विच इज़ द 7th सेगमेंट ऑफ लेफ्ट लंग, लेफ्ट लंग का जो 7th सेगमेंट है वो क्या है, मीडियल बेसल, ये आपने रटने हैं, ठीक है। स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक है, डज नॉट ट्रांसमिट विच सेंसेशन है, तो वो है प्रोप्रियोसेप्शन। अच्छा, इसमें हमारे पास हमने कहा था एक डार्सल कॉलम निस्कस, अच्छा ये मोटर पाथवेज की बात कर रहे हैं ना, असेंडिंग ट्रैक्स की बात कर रहे हैं। असेंडिंग ट्रैक्स का मतलब जो कि ऊपर की तरफ जा रहे हैं, स्पाइनल कॉर्ड से जा रहे हैं ब्रेन की तरफ, जो फाइबर्स, ठीक है, जो नर्व्स वगैरह, उनको कहते हैं असेंडिंग ट्रैक्स। वो दो थे ना, एक था डार्सल कॉलम मीडियल लेमिनिस्कस सिस्टम, मीडियल लेमिनिस्कस सिस्टम, या फिर उसको सिंपल डार्सल कॉलम सिस्टम भी कहते हैं, और एक थे एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक था, एक लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक, और दोनों को हम लोग साथ में मिला के भी पढ़ रहे थे। एंटीरोलेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक भी कह रहे थे, मतलब स्पाइनल कॉर्ड से जा रहे हैं ये फाइबर्स, थैलेमस तक जा रहे हैं। तो ये हमारे पास जो एंटीरोलेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक है, या इनको सिंपली हम लोग स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्स भी कहते हैं। तो ये कौन से सेंसेशन को कैरी कर रहे थे, ये हमारे पास क्या है, क्रूड टच था। क्रूड टच का मतलब ग्रास टच, उसके साथ क्या था, टेम्परेचर था और पेन था, इन तीनों को ये कैरी कर रहे थे। इसके अलावा जो हमारे पास डर्सल कॉलम था वो किसको कैरी कर रहा था, फाइन टच को, ठीक है। यहाँ पर क्रूड टच था, वहाँ पे फाइन टच है। और प्रोप्रियोसेप्शन था, प्रोप्रियोसेप्शन मीन्स जॉइंट की लोकेशन और लिगामेंट्स वगैरह की लोकेशन, एंगल वगैरह के बारे में मालूम होना, ठीक है, अवेयर होना। उसके बाद प्रोप्रियोसेप्शन के बाद था पोजीशन, सेंस ऑफ पोजीशन है, 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन है, तो और वाइब्रेशन है, ये सारे डार्सल कॉलम मीडियल लेमिनिस्कस सिस्टम। तो यहाँ पर ये पूछ रहा है, ये मैंने डिटेल से पढ़ाया था न्यूरो एनाटॉमी के लेक्चर में। तो न्यूरो एनाटॉमी का अपना जो प्ले लिस्ट है मैंने बनाया हुआ है, उसमें आप देख सकते हैं डिटेल से, अगर आपने पहले नहीं समझे। तो प्रोप्रियोसेप्शन को कौन कैरी नहीं कर रहा, स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक कैरी नहीं करता, बल्कि डार्सल कॉलम। बाकी जो पेन है, टेम्परेचर है, क्रूड टच है और प्रेशर है, इनको कैरी करता है स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक। मसल कंट्रक्शन आफ्टर रेस्टिंग, रेस्ट के बाद जो मसल कंट्रक्शन होती है उस वक्त जो हीट जनरेट होगी उसको इनिशियल हीट कहते हैं। सेल्स इन विच इन माइलाइट सीरीज आर नेम्ड अकॉर्डिंग टू ग्रेनुलर स्टेनिंग की बेस पे। अच्छा, माइलाइट सीरीज़ में मैं आपको बताता हूँ माइलाइट सीरीज़ में क्या होता है। माइलाइट सीरीज़ में, अच्छा यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, एक जो ब्लड सेल के प्रोडक्शन के प्रोसेस को क्या कहते हैं, हीमाटोपोएसिस। हीमाटो मीन्स ब्लड सेल्स और पोएसिस मीन्स प्रोडक्शन। ये हमारे पास कहाँ पे होता है, बोन मैरो के अंदर। बोन मैरो के अंदर एक सेल होता है, उसको कहते हैं हीमाटोपोएटिक स्टेम सेल्स। उससे दो तरह के सेल्स बनते हैं, जिसको कहते हैं, एक को कहते हैं माइलाइट स्टेम सेल्स, जिसको कहते हैं, दूसरे को कहते हैं लिम्फाइड स्टेम सेल। जो माइलाइट स्टेम सेल्स है उससे तमाम सेल्स बनते हैं, ठीक है, मोस्टली। लिम्फाइड स्टेम सेल से सिर्फ 3 तरह के सेल बनते हैं, एक बी लिम्फोसाइट्स बनते हैं, बी लिम्फोसाइट्स, एक टी लिम्फोसाइट्स बनते हैं, तीसरा क्या बनता है, नेचुरल किलर सेल्स। इसके अलावा तमाम माइलाइट स्टेम सेल से बनते हैं। उसमें क्या क्या आ जाता है, इसमें आपके आरबीसी, इसमें आपके आरबीसी आ जाते हैं, ठीक है, आरबीसी है, और इसमें आपके प्लेटलेट्स आ जाते हैं। लेकिन डायरेक्ट आरबीसी नहीं बनता ना, पूरा सीरीज़ है। मेगा कैरियोसाइट्स होता है, उससे फिर प्लेटलेट्स बनते हैं। इसके अलावा जो इजोनोफिल है, बेजोफिल है, न्यूट्रोफिल है, ये सारे, और मोनोसाइट्स हैं, वो सारे इसी से बनते हैं। अब इसमें आप ये देख लें कि इसमें जो सेल्स हैं, फॉर एग्जांपल आरबीसी को ले लेते हैं, तो माइलाइट स्टेम सेल से डायरेक्ट आरबीसी नहीं बनेगा, उससे बनेगा प्रो अरिथ्रोब्लास्ट। प्रो अरिथ्रोब्लास्ट मीन्स अरिथ्रोब्लास्ट का क्या है, प्रो पे सबसे पहला वाला स्टेज। उसके बाद होता है बेजोफिलिक अरिथ्रोब्लास्ट। बेजोफिलिक का मतलब ये क्या है, बेस को, बेसिक जो डाई होते हैं, कलर होते हैं, स्टेन होते हैं, उसको ये अट्रैक्ट करेगा। तो बेजोफिलिक डाई को अट्रैक्ट करेगा। उसके बाद है पॉलीक्रोमेटिक अरिथ्रोब्लास्ट। पॉलीक्रोमेटिक मीन्स, पॉली मीन्स मैनी, क्रोमेटिक मीन्स कलर। पॉलीक्रोमेटिक क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये एसिडिक डाई को भी अट्रैक्ट करता है, साथ में बेसिक डाई को भी अट्रैक्ट करता है, इस वजह से इसके डिफरेंट कलर्स आएंगे, मैनी कलर्स आएंगे। उसके बाद फिर होता है आर्थोक्रोमेटिक अरिथ्रोब्लास्ट है। इसमें फिर क्या है, पॉलीक्रोमेटिक के मुकाबले में थोड़े कलर्स कम होंगे। उसके बाद आता है फिर आ जाता है रेटिकुलोसाइट्स। फिर रेटिकुलोसाइट्स के बाद क्या बनेगा, अरिथ्रोसाइट्स।
तो ये देखें स्टेनिंग के बेस पे हम इनको नेम दे रहे हैं। जैसे इसका हमारे पास बेसिक स्टेनिंग हो रहा था तो इसको बेसिफिलिक कह रहे थे, इसका हमारे पास एसिडिक बेसिक दोनों हो रहे थे, इस वजह से इसके ज़्यादा कलर आ रहे थे। इसी तरह आर्थोक्रोमेटिक के भी डिफरेंट कलर आ रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्टेनिंग पे रेटिकुलोसाइट्स हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ स्टेनिंग हम क्या दे रहे होते हैं, नाम दे रहे होते हैं, बेसिफिलिक, पॉलीक्रोमेटिक। समझ आ गई होगी आपको। उसके बाद है फॉर प्रॉपर फंक्शन ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है व्हाट इज़ रिक्वायर्ड है। एफएसएच एंड एंड्रोजन की रिक्वायरमेंट होती है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के लिए, क्योंकि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर क्या है, स्पर्म प्रोडक्शन होती है। स्पर्म प्रोडक्शन के लिए कल मैंने आपको बताया था एफएसएच की रिक्वायरमेंट होती है और एंड्रोजन की भी ज़रूरत होती है। स्मॉल एरिया इन कॉर्टेक्स, ठीक है, कॉर्टेक्स, सेरेब्रल कॉर्टेक्स के अंदर जो स्मॉल एरिया होता है हेमनक्यूलस। अच्छा, सेरेब्रल कॉर्टेक्स में हम क्या है, एक हमारे पास इमेजिनरी स्ट्रक्चर बना रहे थे, क्या है, ह्यूमन जो बॉडी है उसका। तो उसमें हम लोग क्या है, उसके ज़रिए हम शो कर रहे थे कि किस पार्ट के लिए, हमारी बॉडी के किस पार्ट के लिए सेरेब्रल कॉर्टेक्स का कितना एरिया जो है वो कंट्रोल कर रहा होता है उसको। तो हमारे जो थंब थे उसको जो है बहुत बड़ा एरिया, सेरेब्रल कॉर्टेक्स का बहुत बड़ा एरिया उसको कंट्रोल कर रहा था, फिंगर्स को भी, लिप्स को भी। लेकिन जो हमारे पास सबसे कम है थाई के लिए। थाई हालांकि उसको थाई है तो बहुत बड़ा, लेकिन क्या है उसके लिए सेरेब्रल कॉर्टेक्स में जो एरिया है जहाँ से फाइबर्स आ रहे हैं थाई के लिए, वो क्या है, बहुत छोटा है। तो ये आपने इस तरह से याद रखना है। उसके बाद है एंटीरियर स्क्लेनी मसल। एंटीरियर स्क्लेनी मसल कहाँ पे थे, ये नेक में थे, ठीक है। तो एंटीरियर स्क्लेनी मसल सप्लाइड बाय, इसको सप्लाइड कौन करता है, एंटीरियर नेमाई ऑफ C3 C4। सर्वाइकल नर्व जो C3 है और C4 है वो इसको सप्लाई करता है, उनका भी एंटीरियर नेमाई। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट पोटेंट, इनमें से ये सारे क्या हैं, ये हमारे पास ये क्या है, फ्री रेडिकल स्पीशीज हैं, समझे, फ्री रेडिकल्स हैं, सुपर ऑक्साइड है, हाइड्रोक्सिल है। तो ये हमारे पास Cl और BCl2। इनमें सबसे पोटेंट क्या है, हाइड्रोक्सिल है। मतलब ये जो फ्री रेडिकल्स थे ये क्या कर रहे थे, न्यूट्रोफिल्स के अंदर ये हेल्प कर रहे थे किल करने के, जर्म्स को किल करने के लिए। तो इनमें सबसे पावरफुल क्या है, OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। इन लाइट माइक्रोस्कोपी लॉन्गिट्यूडिनल फाइबर्स आर सीन, कोलाजन। लाइट माइक्रोस्कोपी में जो लॉन्गिट्यूडिनल फाइबर्स जो इस तरह से पड़े होते हैं वो किस चीज़ के होते हैं, कोलाजन के होते हैं। एक्सटेंसर इंडिसिस इज सप्लाइड बाय, एक्सटेंसर इंडिसिस को, इंडिसिस का मतलब इंडेक्स फिंगर। इंडेक्स फिंगर क्या है, कौन सा वाला, ये वाला, ये जो इंडेक्स फिंगर है इसका जो एक्सटेंसर मसल है उसको कौन सप्लाई कर रहा होता है, डीप ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व। सही है, क्योंकि ये आप याद रखें इंडेक्स और थंब वाले साइड पे रेडियल नर्व इनर्वेट कर रहा था, और जो ये छोटा डिजिट है और ये वाला है इनको कौन सप्लाई कर रहा था, अल्नर नर्व। बेजल बॉडी डिराइव्ड फ्रॉम सेंट्रियोल से, ठीक है। और उसके बाद स्पाइनल फाइबर्स भी इसी सेंट्रियोल से बनते हैं। ड्रग ऑफ चॉइस इन टोरेट सिंड्रोम, टोरेट सिंड्रोम में हम लोग क्या है, ड्रग ऑफ चॉइस क्या होता है, हेलोपेरिडोल है, ठीक है, डोपामिन एंटागोनिस्ट है। जस्ट जॉइंट सेंस पोजीशन, अच्छा जॉइंट सेंस पोजीशन को प्रोप्रियोसेप्शन भी आप कह रहे थे ना, तो उसको कौन कंट्रोल कर रहा है, उसको एक तो डार्सल कॉलम कर रहा था और साथ में क्या स्पाइनोसेरिबेलर भी करता है। तो यहाँ पर डार्सल कॉलम इन्होंने दिया नहीं हुआ, इस वजह से हम क्या लगा रहे हैं, स्पाइनोसेरिबेलर, क्योंकि उसका काम भी बैलेंस में हेल्प कर रहा होता है जो सेरिबेलम होता है। ट्रेकिया इज सप्लाइड बाय रिकरेंट लैरिंजियल नर्व, ट्रेकिया को भी सप्लाई करता है और साथ में लैरिंक्स के मसल्स को भी। पोटेंट स्टिमुलस फॉर ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन के लिए पोटेंट स्टिमुलस हाइपोग्लाइसीमिया है। अगर ब्लड शुगर कम होगा तो उस वक्त ग्रोथ हार्मोन बहुत ज़्यादा रिलीज होता है। जोन 1 इंडिकेट्स, जोन 1 किसको, अपेक्स ऑफ लंग्स को इंडिकेट करता है, ठीक है। लंग्स के जोन थे ना, जोन 1 2 3, तो अपेक्स ऑफ लंग क्या है, जोन 1 है, बेस ऑफ लंग्स जोन 2 थे और दरमियान वाला क्या था, जोन 3 था। सॉरी, अपेक्स ऑफ लंग क्या है, जोन 1 है और बेस ऑफ लंग जोन 3 है, और दरमियान में जो एरिया है लोब्स हैं वो हमारे पास मिडल लोब वगैरह वो जोन 2 में आता है। ई पार्टेरियल सप्लाई, ई पार्टेरियल क्या है, एक आर्टरी है, वो सप्लाई किसको करता है, राइट सुपीरियर सेगमेंट को, ठीक है। और नेक ऑफ फीमेल यूरिथ्रा, फीमेल यूरिथ्रा का जो नेक है वो लाई करता है अपर सरफेस ऑफ यूरोजेनिटल डायफ्राम, ठीक है, उसके अपर सरफेस पे। और यूरिथ्रा फिर क्या है, यूरोजेनिटल डायफ्राम के अंदर से, उसका होल होता है ना डायफ्राम का, उसके अंदर से उसका मजीद जो है यूरिथ्रा फिर पास हो रहा होता है। सेंट्रल वेन ऑफ रेटिना जो है जॉइन अप विद सुपीरियर ऑप्थेल्मिक वेन, सेंट्रल वेन जो रेटिना का होता है वो आगे जाके ड्रेन करेगा किसमें, सुपीरियर ऑप्थेल्मिक वेन में, और सुपीरियर ऑप्थेल्मिक वेन आगे कैवर्नस साइनस में ड्रेन करेगा। इस वजह से कैवर्नस साइनस में अगर इन्फेक्शन होता है तो वो सुपीरियर ऑप्थेल्मिक वेन के थ्रू सेंट्रल रेटिनल वेन और आई को भी इन्फेक्ट कर सकता है। इसी तरह थ्रोम्बोसिस भी हमारे पास इसी तरह हो सकता है, कैवर्नस साइनस से इस तरफ आ सकता है और इस तरफ से भी थ्रोम्बोसिस और इन्फेक्शन जा सकता है कैवर्नस साइनस में।
If the heart rate is 70 beats per minute, then the cardiac output of the ventricle is closest कितना होगा 5.25 लीटर पर मिनट। अच्छा हार्ट रेट 70 है। आप देखें कार्डिक आउटपुट दो चीज़ों का, आपका फार्मूला आपने पढ़ा होगा कार्डिक आउटपुट का ना, कार्डिक आउटपुट इज इक्वल टू हार्ट रेट इंटू स्ट्रोक वॉल्यूम। तो हार्ट रेट हमारे पास 70 है, ठीक है, उन्होंने दिया हुआ है स्ट्रोक वॉल्यूम, ठीक है, ये न्यूरल ट्यूब मैंने बनाया था इसको। अब ये हार्ट रेट उन्होंने दिया हुआ है 70 और स्ट्रोक वॉल्यूम भी 70 to 80 होता है। फॉर एग्जांपल इसको आप 75 लगा दें या 80 लगा दें, ठीक है, 80 अगर आप लगाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 5600 हो जाएगा, 5.6 लीटर पर मिनट हो रहा है। लेकिन अगर 75 लगाएंगे तो तकरीबन 5.3 हो रहा है, ठीक है। तो इन्होंने भी 5.25 लीटर दिया हुआ है, ठीक है, ऑलमोस्ट इन्होंने कहा हुआ है ना, तो यही है। विच आर द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन काज ऑफ लो वोल्टेज क्यूआरएस कम्प्लेक्स। क्यूआरएस कम्प्लेक्स की अगर लो वोल्टेज आ रही होगी ईसीजी के ऊपर तो वो शो करता है ओल्ड एमआई, क्योंकि पहले इस पेशेंट को एमआई हुआ है। विच क्लॉटिंग फैक्टर डिफिशिएंसी लीड्स टू थ्रोम्बोसिस इंस्टेंट ऑफ ब्लीडिंग, फैक्टर 12। अच्छा फैक्टर 12 क्या है, क्लॉटिंग फैक्टर है। वैसे क्लॉटिंग फैक्टर की डिफिशिएंसी होती है तो फिर क्या ब्लीडिंग होगी, क्लॉटिंग नहीं हो सकेगा ना। लेकिन यहाँ पर क्या है, जो फैक्टर 12 है उसकी जब डिफिशिएंसी होती है तो उसमें ब्लीडिंग की बजाय क्या होती है, थ्रोम्बोसिस होती है, क्लॉटिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसका रीज़न जो है अननोन है, इसका अभी तक साइंटिस्ट मालूम नहीं कर सके हैं कि क्यों फैक्टर 12 की डिफिशिएंसी थ्रोम्बोसिस काज करता है। अपन वन लेकिन करता है, तो ये आपने इस तरह से रटना है, ठीक है। फैक्टर 12 इसका दूसरा नाम क्या है, हैगमन फैक्टर। अपर 1/3 ऑफ मेडुला, जो मेडुला ऑब्लांगेटा है उसका जो अपर 1/3 है उसमें कौन सा न्यूक्लियस होता है, इन्फीरियर ओलाइवरी न्यूक्लियस, ठीक है, ये आपने रटना है। इन्फीरियर ओलाइवरी न्यूक्लियस किस में होते हैं, अपर 1/3 ऑफ मेडुला में होते हैं। हाइड्रोसेफलस हैज रिजल्टेड इन पेशेंट इन इनलार्जमेंट ऑफ वन लेटरल वेंट्रिकल है। विच आर द फॉलोइंग इज द मोस्ट लाइकली सेट ऑफ ब्लॉकेज। अच्छा हाइड्रोसेफलस क्या है, सीएसएफ का ज़्यादा प्रोड्यूस होना या सीएसएफ का एक्यूमुलेट होना वेंट्रिकल्स के अंदर। मोस्ट कॉमनली जो है सीएसएफ जो है ब्लॉकेज, रास्ते में ब्लॉकेज होता है तो ड्रेन नहीं हो पाता हाइड्रोसेफलस, जिसकी वजह से वो सीएसएफ एक्यूमुलेट होता है वेंट्रिकल्स में और हाइड्रोसेफलस काज करता है। अब क्या है, अगर बायलैटरल होगा तो फिर क्या है, ज़्यादातर क्या है कॉमन साइड पर कौन सा है, सेरिब्रल एक्विडक्ट, ठीक है ना, इस तरह है ना। ये लेटरल वेंट्रिकल है फॉर एग्जांपल, ये राइट साइड का है और ये हमारे पास लेफ्ट साइड का है। अब ये जो लेटरल वेंट्रिकल्स हैं इनका एक होल है, इस होल के थ्रू ये कनेक्ट हो रहे हैं किसके साथ, थर्ड वेंट्रिकल के साथ। ये थर्ड वेंट्रिकल है फॉर एग्जांपल। फिर थर्ड वेंट्रिकल क्या है, फोर्थ वेंट्रिकल के साथ कनेक्ट हो रहा है इस छोटे से ट्यूब के जरिए, ये समझे। फिर क्या है, फोर्थ वेंट्रिकल है। अब ये लेटरल वेंट्रिकल का जो ये हमारे पास है, इसको हम लोग फोरामिन को क्या कहते हैं, फोरामिना ऑफ मॉनरो। अब फोरामिना ऑफ मॉनरो के जरिए ये जाएगा, ठीक है, लेटरल वेंट्रिकल से सीएसएफ थर्ड वेंट्रिकल है, थर्ड वेंट्रिकल से जाएगा इस ये जो इसको क्या कहते हैं, सेरिब्रल एक्विडक्ट या एक्विडक्ट ऑफ सल्वियस में जाएगा। मोस्ट कॉमन साइट ये होता है, ठीक है, ब्लॉकेज का, और इसकी वजह से थर्ड वेंट्रिकल और ये लेटरल वेंट्रिकल्स सारे डायलेट हो जाते हैं। लेकिन अब वो कह रहा है कि सिर्फ एक लेटरल वेंट्रिकल डायलेट हुआ है, तो इसका मतलब इस लेटरल वेंट्रिकल का जो ये फोरामिन है ये ब्लॉक है, ठीक है। तो सीएसएफ जो यहाँ पे बन रहा होगा वो सारा एक्यूमुलेट हो रहा है, तो इसका साइज बढ़ रहा है, ठीक है। सिंपल कॉमन सेंस की बात है। द लॉस ऑफ विजुअल इक्विटी इन विजुअल फील्ड इन थायरोटोस्कोसिस ऑप्थेल्मोपैथी इज मोस्ट लाइकली ड्यू टू ऑप्टिक नर्व कंप्रेशन। हाँ, अब विजुअल इक्विटी लॉस हुआ है किसमें, ग्रेव्स डिजीज वाले पेशेंट में जिनमें ऑप्थेल्मोपैथी था, एक्सोप्थेल्मोस था। एक्सोप्थेल्मोस जब होता है, ठीक है, वो आर्बिट के पीछे से हमारे पास क्या है, आई बाल इस तरह से प्रोट्रूड कर रहा होता है आगे की तरफ, तो वो क्या करेगा, वो ऑप्टिक नर्व को क्या करेगा, कंप्रेस करेगा। जब ऑप्टिक नर्व कंप्रेस होगा तो वो अपना फंक्शन नहीं करेगा, तो विजुअल इक्विटी लॉस हो जाएगी इस वजह से, ठीक है, ऑप्टिक नर्व कंप्रेशन की वजह से होता है। द हार्ट साउंड एसोसिएटेड विद द माइट्रल वाल इज बेस्ट हर्ड एट। अच्छा ये तो सिंपल सी है ना, इन द फिफ्थ लेफ्ट इंटर, तो जो हमारे पास एपेक्स बीट जिसको कह रहे थे ना, लेफ्ट जो फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस है उसमें हमें माइट्रल वाल की वजह से जो साउंड सुनाई देता है, और लेफ्ट में पेरास्टर्नल बॉर्डर के ऊपर जो फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस है वो ट्राइकस्पिड एरिया है, और फिर क्या है, लेफ्ट में सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस का जो एरिया है वो पल्मोनरी आर्टरी के लिए, और एरोटा के लिए राइट सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस है, ये आपने रटने हैं। विच आर द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ जॉइंट बिटवीन इंटरवर्टिब्रल डिस्क्स है, तो वो है सिम्फिसिस। और इस सिम्फिसिस कहाँ पे होता है, प्यूबिस के दरमियान भी होता है, दो प्यूबिक बोन जो होते हैं ना, हिप बोन जो होते हैं उसमें एक प्यूबिक बोन होता है, सिम्फिसिस प्यूबिस उसको कह रहे हैं। इसी तरह वर्टेब्री के दरमियान जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क्स हैं ना, उनके दरमियान भी जो जॉइंट होता है उसको क्या कहते हैं, सिम्फिसिस। सिम्फिसिस मोस्टली क्या होते हैं, फाइब्रस जॉइंट्स होते हैं ना। टू रीच द यूट्रस यूट्राइन आर्टरी क्रॉस द यूरेटर। अच्छा यूट्रस तक पहुँचने के लिए यूट्राइन आर्टरी किसको क्रॉस करता है, यूरेटर को।
लेसर सेक मतलब यूरेटर के सामने से पास होता है यूट्राइन आर्टरी और फिर वो जाके पहुंचता है यूट्रस के पास। लेसर सेक इज सिचुएटेड बिटवीन किसके स्टमक एंड पेंक्रियास के दरमियान होता है। स्टमक और पेंक्रियास के दरमियान एक सैक बन रहा होता है, उसको कहते हैं लेसर सैक। और एक होता है ग्रेटर सैक। ग्रेटर सैक क्या है, मोस्टली जो पेरिटोनियल कैविटी है ना वो ग्रेटर सैक है, समझे। उसमें क्या आ जाता है, उसमें स्टमक, पेंक्रियास, स्प्लीन, कोलोन, वो सारे क्या है ग्रेटर सैक के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। लेकिन लेसर सैक क्या होता है, वो पेरिटोनियल कैविटी से बाहर होता है, इस वजह से वो स्टमक और पेंक्रियास के दरमियान होता है। और ये दोनों लेसर सैक और ग्रेटर सैक आपस में जो कनेक्टेड होते हैं किस फोरामिना के थ्रू, उसको कहते हैं एपीप्लोइक फोरामिना। इन टेम्पोरल मैंडिबुलर, ये आपने एनाटॉमी में पढ़े होंगे ना। इन टेम्पोरल मैंडिबुलर जॉइंट डिसलोकेशन विच स्ट्रक्चर प्रिवेंट द जॉइंट टू गो बैक इन द कैविटी पोस्टीरियरली। तो ये हमने कल पढ़ा था कि लेटरल टेलेगाइड जो मसल होता है वो प्रिवेंट करता है। यहाँ पर इन्होंने प्लेट लिखा हुआ है तो मसल भी आप लिख। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूजुअली द इंट्राक्रेनियल ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व। फेशियल नर्व के कई ब्रांचेस होते हैं, लेकिन एक उसका इंट्राक्रेनियल ब्रांच जो होता है, मतलब ब्रेन के अंदर वो एक ब्रांच जो दे रहा होता है, वो कौन सा होता है, नर्व टू स्टिपिडियस। स्टिपिडियस मसल आपको पता है प्रेजेंट होता है मिडल एरिया में, तो उसको नर्व जो है फेशियल नर्व दे रहा होता है, वो इसका इंट्राक्रेनियल ब्रांच है फेशियल नर्व का। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम माइलिनेशन इज डन बाय। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की माइलिनेशन श्वान सेल्स करता है, और जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसकी माइलिनेशन कौन कर रहा था, उसकी माइलिनेशन ओलिगोडेंड्रोसाइट्स कर रहे थे। पेशेंट ऑफ सीओपीडी है, एसिडोसिस अकर है, पोटाशियम विल बी इंक्रीज ड्यू टू लो फिल्टर लोड ऑफ पोटाशियम इन ट्यूब्यूल। हाँ, सीओपीडी में एसिडोसिस हो जाता है। क्यों एसिडोसिस हो रहा है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड निकल नहीं रहा ना, ऑब्स्ट्रक्शन है। तो अब क्या करेगा, जो रीनल है ना, रीनल कंपनसेशन होगी। रीनल कंपनसेशन वो क्या करेगा, पोटाशियम को जो है कम फिल्टर करेगा ना, इस वजह से फिर पोटाशियम क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। और ये रीनल कंपनसेशन है ना, सिर्फ पोटाशियम नहीं, साथ में हाइड्रोजन आयन के साथ भी ये इसी तरह हाइड्रोजन आयन को ज़्यादा रिलीज करवाता है ना, ताकि जो एसिडोसिस है ना वो हमारे पास कंपनसेट हो सके रीनल के थ्रू। रिस्पायरेटरी एसिडोसिस जो है अंडर द इफेक्ट ऑफ जनरल एनेस्थीसिया व्हाट विल बी गिवन टू रिवर्स द इफेक्ट ऑफ बेंजोडाइजेपिन। बेंजोडाइजेपिन की जो हमारे पास एंटीडॉट है, ये सिंपली यही पूछना चाह रहे हैं, तो वो है फ्लूमाजीनिल। ये कह रहा है कि जनरल एनेस्थीसिया में हमने क्या दिया, बेंजोडाइजेपिन दिया है, अब उसके बाद सर्जरी समझे कर लिया, अब उसको हमने वापस रिवर्स करना है ना, उसको सिडेशन को ख़त्म करना है, तो उसके लिए फ्लूमाजीनिल देते हैं। 3 मेजर ट्रैक्स ऑफ एंटीरोलैटरल सिस्टम। एंटीरोलैटरल सिस्टम वही स्पाइनोथर्मिक ट्रैक की बात करा अभी जो मैंने आपको बताए थे। उसमें 3 मेजर सिस्टम क्या होते हैं, उसमें स्पाइनोथर्मिक ट्रैक होता है, ठीक है, एंटीरियर भी होता है, लैटरल भी होता है। तो एंटीरियर वेंट्रल फेसिकुलस उसको कहते हैं, ठीक है, एंटीरियर वाले को वेंट्रल भी कहते हैं, एंटीरियर भी। और लैटरल फेसिकुलस क्या है, वो लैटरल जो ट्रैक्स हैं उसको लैटरल फेसिकुलस, और इन दोनों को इकट्ठे हम क्या नाम देते हैं, स्पाइनोथर्मिक ट्रैक। तो ये सिंपल सी बात है। मेडिकल स्टूडेंट वाचिंग सर्जरी फॉर द फर्स्ट टाइम फेंट्स एंड फॉल्स है, विच अफेक्ट काजेज दिस है, ठीक है। सर्जरी को देख रहा था मेडिकल स्टूडेंट, अचानक से वो बेहोश हो गया और गिर गया, तो ये कौन सा है, इसको कहते हैं वेजोवेगल संकपी, ठीक है। वेगस नर्व ज़्यादा स्टिमुलेट हो गया, उसने क्या किया, हार्ट रेट को डिक्रीज किया, जिसकी वजह से ऑक्सीजन सप्लाई टुवर्ड्स ब्रेन डिक्रीज हो गया, उसकी वजह से बेहोशी होती है, सिंकपी होती है। नर्व दैट सप्लाई बोथ हिप एंड नी जॉइंट है, तो वो फेमोरल नर्व है जो कि दोनों को सप्लाई करता है। वुमेन नीड एंटी एजिंग विटामिन है। वुमेन को ज़रूरत है किस चीज़ की, एंटी एजिंग विटामिन की। दैट इट्स डिफिशिएंसी रिजल्ट इन न्यूरोलॉजिक मैनिफेस्टेशन एंड एब्जॉर्प्शन डिक्रीज इन लिवर और बिलियरी सिरोसिस है। अच्छा, बिलियरी डिजीज़ में, तो ये विटामिन ई क्या है, विटामिन ई की डिफिशिएंसी क्या काज कराता है, न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन काज कराता है। तो ये कह रहा है कि उसको, और एंटी एजिंग भी है, तो ये कह रहा है कि वुमन को एंटी एजिंग विटामिन की ज़रूरत है। क्यों, क्योंकि उसकी डिफिशिएंसी की वजह से एक तो न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन होते हैं, दूसरा एजिंग ज़्यादा होता है, और तीसरा क्या है, ये कह रहा है कि उस विटामिन की एब्जॉर्प्शन डिक्रीज होती है लिवर या बिलियरी डिजीज़ में। क्यों, विटामिन ए जो है फैट सॉल्युबल विटामिन है, तो फैट सॉल्युबल विटामिन जितने भी होते हैं उनके लिवर डिजीज़ में या बिलियरी सिरोसिस वगैरह में क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है क्या, एब्जॉर्प्शन। वजह क्या है, उनकी एब्जॉर्प्शन बाइल के साथ हो रही थी, क्योंकि बाइल के अंदर फैट्स होते हैं ना, तो फैट सॉल्युबल बाइल के अंदर फैट्स आ जाते हैं, साथ में उनके साथ विटामिन भी फिर एब्जॉर्ब होते हैं। अब जब बाइल नहीं बनेगा ना तो फैट्स एब्जॉर्ब नहीं होंगे, तो फैट्स जब एब्जॉर्ब नहीं होंगे तो फैट सॉल्युबल विटामिन भी एब्जॉर्ब नहीं होंगे। फैट सॉल्युबल विटामिन कौन कौन से थे, ए डी ई एंड के, एडिक, ठीक है, याद रखें। और बी और सी जो थे, बी कम्प्लेक्स जो है जिसमें सारे आ जाते हैं B1 से लेकर B12 तक, और साथ में सी ये थे वाटर सॉल्युबल विटामिन। तो ये विटामिन ई क्या है, ये एंटी एजिंग विटामिन है, और साथ में इसकी एब्जॉर्प्शन डिक्रीज हो रही है इन बिलियरी एंड लिवर डिजीज में, और साथ में इसकी डिफिशिएंसी से न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन हो रहे हैं। HLA जीन
लोकेटेड ऑन विच क्रोमोसोम, 6 के ऊपर होता है, रट्टे वाली चीज़ है। 6 year old बॉय हैज़ गॉट इंजरी डिलेड बाउंड हीलिंग ड्यू टू, क्यों हो रहा है, मोबिलिटी की वजह से। अगर आप मोबिलिटी वो नहीं करेंगे बिल्कुल तो फिर क्या है, डिलेड बाउंड हीलिंग हुई। एक्सटेंशन एंड लेटरल रोटेशन ऑफ हिप जॉइंट कास्ड बाय ग्लूटिस मैक्सिमस की वजह से एक्सटेंशन भी होती है और लेटरल रोटेशन भी होती है। और इन हाइपरथायरॉयडिज्म हार्ट रेट इज इंक्रीज ड्यू टू इंक्रीज सेंसिटिविटी ऑफ हार्ट टू एपिनेफ्रिन। ठीक है, हाइपरथायरॉयडिज्म में थायराइड हार्मोन जो ज़्यादा है वो डायरेक्टली वो हार्ट रेट को इंक्रीज करता है। किस तरह से, वो हार्ट के जो रिसेप्टर्स हैं एपिनेफ्रिन के, उनकी सेंसिटिविटी को इंक्रीज करता है। इस तरह से वो क्या है, हार्ट रेट को इंक्रीज करता है। इसी तरह से वो मेटाबॉलिज्म को भी इसी तरह से वो इंक्रीज कर रहा होता है, डायरेक्टली भी इस तरह से भी। एसिटामिनोफेन सिक्रेटेड इन यूरिन आफ्टर ग्लूकोरोनेडेशन। हाँ, एसिटामिनोफेन क्या है, किसको कहते हैं, पैरास्टामोल को या पेनाडाल को। वो क्या है, क्योंकि लिवर में जाता है, लिवर में उसके साथ ग्लूकोरोनिक एसिड मिल जाता है ना, इसको कहते हैं कॉन्जुगेशन, या आपने पढ़ा था फार्मा में। तो उसके बाद वो फिर यूरिन में रिलीज होता है। ठीक है, ग्लूकोरोनेडेशन के बाद, कॉन्जुगेशन के बाद। विच ड्रग इज कंट्रा इंडिकेटेड इन CLD है, पेंटाजोसिन। अच्छा, ये पिछले क्वेश्चन में असल में पूछना ये चाह रहा है कि पेनाडाल की या एसिटामिनोफेन की कहाँ पे होती है मेटाबॉलिज्म, तो वो लिवर में हो रही है, वहाँ पर ग्लूकोरोनिक एसिड उसके साथ मिल रहा है, कॉन्जुगेशन हो रही है। इस वजह से जो लिवर डिजीज होता है उसमें फिर आपने एसिटामिनोफेन नहीं देना, क्योंकि ये हेपेटोटॉक्सिक होता है ना, लिवर पहले से डैमेज है, तो ये लिवर इसको मेटाबोलाइज नहीं कर पाएगा, तो ये लिवर को डैमेज करेगा। ड्यूरिंग हाइपरट्रॉफी, अच्छा यहाँ पर देखें पेंटाजोसिन इन्होंने लगाया। ठीक है, ये ड्रग कंट्राइंडिकेटेड है CLD में, लेकिन अगर पेंटाजोसिन नहीं होगा तो क्या है, पैरास्टामोल आपने लगाना है। तो ये दोनों क्योंकि कंट्राइंडिकेटेड है, लेकिन ये ज़्यादा, इसके साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं पेंटाजोसिन के। ड्यूरिंग हाइपरट्रॉफी इंक्रीज इन DNA कंटेंट, हाइपरट्रॉफी में क्या है, DNA कंटेंट इंक्रीज हो जाता है, जाहिर सी बात है। हाँ, सेल्स DNA कंटेंट क्यों इंक्रीज हो रहा है, सेल्स बढ़ रहे हैं ना, तो इस वजह से। सेल्स तो नहीं बढ़ रहा है, लेकिन सेल का साइज बढ़ रहा है। सेल का साइज बढ़ रहा है, इसका मतलब उसके अंदर DNA बढ़ रहा है, DNA की वजह से फिर प्रोटीन्स बढ़ रहे हैं, तो इस वजह से। हेलोथिन एनेस्थीसिया गिवन है, हेलोथिन एनेस्थीसिया क्या, इनहेल्ड एनेस्थीसिया है, ये दिया गया है पेशेंट को सर्जरी से पहले। हिज टेम्परेचर राइजेज एंड अदर सिम्टम्स, व्हाट वाज द कॉज, अचानक से अगर टेम्परेचर बढ़ जाए इनहेल्ड एनेस्थेटिक देने के बाद, जैसे हेलोथिन है ना, तो वो क्या होता है, स्केलेटल मसल्स हीट प्रोडक्शन, उसमें स्केलेटल मसल की रिजिडिटी हो जाती है। इसको कह रहे थे मैलिग्नेंट, इसको कह रहे थे न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम या मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया कह रहे थे। इसमें हेलोथेन इनहेल्ड एनेस्थेटिक क्या करते हैं, ये स्केलेटल मसल की बहुत ज़्यादा रिजिडिटी काज करवाते हैं। क्यों, क्योंकि स्केलेटल मसल्स के अंदर ये कैल्शियम की रिलीज को इंक्रीज कर देते हैं, और उसके बाद वो फिर कंट्रक्शन करवाता है एक्सेसिव, जिसकी वजह से स्केलेटल मसल रिजिड हो जाते हैं, उसकी वजह से हीट प्रोडक्शन इंक्रीज होता है, उसकी वजह से फिर बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो और साथ में क्या, लिवर वगैरह भी डैमेज हो सकता है ना, मसल बहुत ज़्यादा कंट्रक्ट जब होते हैं तो वो रप्चर भी होते हैं ना, रेब्डोमायोलाइसिस होती है, तो वो फिर जब किडनी से पास हो रहे होंगे वो प्रोटीन बहुत ज़्यादा ना, तो एक्यूट ब्लड नेक्रोसिस भी काज कर सकते हैं। उसके बाद सुपर इम्पोज बैक्टीरियल इन्फेक्शन इन इस्कीमिक टिश्यू अकर्स इन गैंग्रीनस नेक्रोसिस में होता है। ठीक है, इस्कीमिक टिश्यू है, अगर उसके ऊपर वापस सुपर इम्पोज बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहा है तो वो किस केस में होता है, गैंग्रीनस नेक्रोसिस में। प्रोजोन फिनोमिना क्या है, इंक्रीज इन एंटीबॉडी टाइटर को कहते हैं प्रोजोन फिनोमिना, ये रटे वाली चीज़ है ना। पर्पलिश बेजोफिलिया इन सेल इज ड्यू टू रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की वजह से होता है। बेजोफिलिया मीन्स बेस को अट्रैक्ट करना, तो कह रहा है वो सेल बेसिक डाई को क्यों अट्रैक्ट करा है, क्योंकि सेल के अंदर क्या प्रेजेंट है, एसिड प्रेजेंट है। सेल के जिस एरिया में एसिड प्रेजेंट होगा वो बेसिक डाई को अट्रैक्ट करेगा। तो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके अंदर क्या होते हैं, राइबोसोम्स होते हैं। राइबोसोम किससे बना हुआ है, RNA से। ठीक है, RNA राइबोन्यूक्लिक एसिड, एसिड है एक, तो वो बेस को अट्रैक्ट करेगा, तो पर्पल कलर का होता है बेसिक डाई। तो पर्पलिश बेजोफिलिया जो सेल के अंदर होता है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की वजह से होता है। उसके बाद है व्हाट इज ट्रू, विच इज ट्रू अबाउट सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, स्ट्रेटिफाइड का मतलब होता है मैनी लेयर, और सूडो का मतलब है फाल्स। आप ये देखें, ये फॉर एग्जांपल क्या है, बेजल लेयर है। आप यहाँ से हमारे पास एक सेल इतना होता है और दूसरा सेल कितना होता है, उसका सेल इतना होता है, तीसरा सेल फिर से ऐसे होगा, चौथा सेल फिर इतना छोटा होता है, पाँचवा फिर इतना बड़ा होता है, इस तरह। अब इसको अगर आप यहाँ नीचे से अगर आप देख रहे हैं तो ये एक ही लेवल पे ये तमाम सेल्स है ना, इस मतलब एक ही लेयर बना रहे हैं। लेकिन अगर इसको आप साइड व्यू से यहाँ से अगर आप देखते हैं ना, तो आपको ऐसे लग रहा होगा कि एक लेयर ये वाले सेल बना रहे हैं, नीचे वाले सेल, और अगला लेयर जो है ये वाले सेल्स बना रहे हैं। तो ये क्या है, लेयर्ड आपको लगेगा, इस वजह से हम कह रहे हैं स्ट्रेटिफाइड। लेकिन सूडो क्यों कह रहे हैं कि सूडो को मतलब फॉल्स, ये फॉल्सली, ये ट्रूली नहीं,
ट्रूली स्ट्रेटिफाइड नहीं है, फाजली स्ट्रेटिफाइड है। हमें लग रहा होता है कि स्ट्रेटिफाइड है जब यहाँ से देख रहे होते हैं, लेकिन असल में स्ट्रेटिफाइड नहीं है। तो इस वजह से इसको कहते हैं सूडो स्ट्रेटिफाइड लेयर एपिथेलियम। क्योंकि स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम का जो डिफिनेशन है उसमें ये है कि उसमें एक लेयर हमारे पास जो कि बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर, और अगला जो है इन्हीं सेल के ऊपर से अगला लेयर स्टार्ट हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, तमाम सेल जो है लाई कर रहे हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर, इस वजह से ये लेयर्स नहीं बना रहे हैं, लेकिन क्या लेयर्स की तरह लग रहा है, इस वजह से सूडो स्ट्रेटिफाइड कहते हैं। और कॉलमनर एपिथेलियम होता है ये, ठीक है। और तो ऑल सेल्स रीच एट बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। इसके बारे में ट्रू क्या है कि इसमें देखें तमाम सेल्स जो है वो बेसमेंट मेम्ब्रेन के करीब रीच कर रहे होते हैं। उसके बाद लिम्फोसाइट्स फ्रॉम ब्लड ब्रेन बैरियर, लिम्फोसाइट्स ब्लड से एंटर होते हैं लिम्फ नोड्स के अंदर, किसके थ्रू, अफेरेंट सब कैप्सुलर साइनस है। अच्छा, ये हमने पढ़ लिया। उसके बाद है रिगार्डिंग फंक्शन ऑफ लिम्फेटिक्स के बारे में क्या, ठीक है। टेक प्लाज्मा फ्लूइड बैक टू द बॉडी, कल भी हमने पढ़ा था कि प्लाज्मा से जो फ्लूइड निकल गया है, ठीक है, टिश्यू के अंदर, जिसको कह रहे हैं टिश्यू फ्लूइड, जिसके अंदर प्रोटीन्स भी पड़े हैं, वो प्रोटीन्स वापस ब्लड के अंदर किस सिस्टम के थ्रू जाते हैं, लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू। तो लिम्फेटिक सिस्टम का काम क्या है, प्लाज्मा से जो फ्लूइड निकल गया है जिसको टिश्यू फ्लूइड कहते हैं, उसको वापस बॉडी के पास नहीं, टिश्यू के पास ले जाता है, सॉरी ब्लड के पास ले जाता है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज डिस्ट्रीब्यूटेड मोस्टली इन द बॉडी, मैनिटोल, क्योंकि ये एस्मोटिक डायरेटिक है, वाटर सॉल्युबल है ना, तो पूरी बॉडी में ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अबाउट मोनोसाइट्स है, डेवलप फर्स्ट फ्रॉम सेम प्रिकर्सर विद न्यूट्रोफिल है, ठीक है। तो मोनोसाइट भी उसी से बनता है जिससे न्यूट्रोफिल बन रहा है, मतलब माइलॉइड जो सेल्स हैं उन्हीं से हमारे पास ये सेल्स बन रहे होते हैं सारे। ऑन सिटी स्कैन व्हाट इज एट L1 लेवल, L1 लेवल के ऊपर कौन सा आर्टरी होगा, सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी सिटी स्कैन पे। जो मीडियल पाल्पेब्रल लिगामेंट अटैच है वो किसके साथ, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर लैक्रिमल रिजेस के साथ। द एंगल फाउंड बिटवीन लॉन्गिट्यूडिनल एक्सेस ऑफ हेड एंड नेक है, तो हेड एंड नेक का जो लॉन्गिट्यूडिनल एक्सेस में एंगल बन रहा है एंड ग्रेटर ट्रंकेटर ऑफ फीमर के साथ है। अच्छा, फीमर की बात करें, फीमर का जो हेड है और साथ में नेक है, उनका जो है हमारे पास जो आपस में एंगल बन रहा है लॉन्गिट्यूडिनल एक्सेस में और ट्रंकेटर ऑफ फीमर के साथ, एंड द ट्रांसवर्स एक्सेस ऑफ फेमोरल कंडाइल्स के साथ डिस्टली। तो इस एंगल को हम नाम क्या दे रहे, ये एंगल कितना होता है, 15 होता है। ये तो एनाटॉमी की जो है इजीली ये सब आता होगा। रेशनल ड्रग डिज़ाइन अल्टीप्लेज है। रेशनल ड्रग डिज़ाइन का ये मतलब होता है कि ड्रग को जो है स्ट्रक्चर या फंक्शन, स्ट्रक्चर और फंक्शन की बेस के ऊपर आप क्या है उसको स्टडी कर रहे हैं, तो हम कहते हैं उस ड्रग को हम कहते हैं रेशनल ड्रग डिज़ाइन, तो वो अल्टीप्लेज है। इन फिनाइल कीटोन यूरिया फिनाइल एलेनिन इज नॉट, ये एक डिजीज़ है, ठीक है, जेनेटिक डिजीज़ है जिसमें फिनाइल एलेनिन कन्वर्ट नहीं होता, किस चीज़ में कन्वर्ट नहीं होता, टायरोसिन में, ठीक है। फिनाइल एलेनिन क्या है, इसी वजह से फिनाइल कीटोन की फॉर्म में रिलीज हो रहा है ना, फिनाइल कीटोन यूरिया का मतलब फिनाइल कीटोन का रिलीज होना या फिनाइल एलेनिन का रिलीज होना, वजह क्या है कि ये कन्वर्ट नहीं हो रहा टायरोसिन में, जेनेटिक डिजीज है। रिगार्डिंग ट्रैकियोएसोफेगल फिस्टुला विच स्ट्रक्चर सेपरेट्स देम में, लैरिंजियोट्रैकियल ग्रुप है, ट्रैकियोएसोफेगल फिस्टुला ट्रैकिया और एसोफेगस को सेपरेट कर रहा होता है। उसके बाद है फेशियल स्पेसिस कॉन्टेन है, जो फेशियाज होते हैं ना, मसल्स को जो कवर कर रहे होते हैं ना, उनके अंदर क्या लूज कनेक्टिव टिश्यूज भी होते हैं। उसके बाद है कज्जल सेल्स इन ग्रे मैटर के जो होता है विद प्रोजेक्शंस है। ग्रे मैटर कहाँ पे होता है, सीएनएस के अंदर होता है, ठीक है, जिसके अंदर न्यूरोनल सेल बॉडीज प्रेजेंट होते हैं। तो उसके अंदर जो प्रोजेक्शंस होते हैं और कज्जल सेल्स होते हैं उनको हम क्या नाम दे रहे हैं, प्रोटोप्लाज्मिक एस्ट्रोसाइट्स है। प्रोजेक्शन से याद रखें, प्रोटोप्लाज्मिक एस्ट्रोसाइट्स। रिगार्डिंग सेल साइकिलिंग G2 फेस इज बिटवीन, G2 फेस कब होता है, वो हमारे पास S और M फेस, क्योंकि S फेस सिंथेटिक फेस को कहते हैं, उसके बाद हमारे पास G2 फेस होता है, फिर M फेस होता है। सबसे पहले क्या होता है, G1 फेस, उसके बाद होता है S फेस, उसके बाद होता है G2 फेस, उसके बाद होता है M फेस। Meiosis 1 इज करेक्टराइज्ड बाय लॉन्गेस्ट फोर्स, लॉन्गेस्ट फेस क्या होता है, प्रोफेज होता है Meiosis 1 में। डिफ्यूजन ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया ऑफ द मेम्ब्रेन, हाँ किसी मेम्ब्रेन का थिकनेस पे भी डिपेंड करता है, लेकिन थिकनेस के ऊपर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जितना थिकनेस कम होगा, ठीक है, अल्वेलर मेम्ब्रेन की, उतनी ज़्यादा डिफ्यूजन होगी गैसेस की। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, सरफेस एरिया पे, सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा क्या है एब्जॉर्प्शन होगी गैसेस की। जैसे GRT में भी, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या है, अल्वेलाई क्या कर रहे होते हैं, सरफेस एरिया को इंक्रीज़ कर रहे होते हैं, ठीक है, इंटेस्टाइन के, इस वजह से वहाँ पे एब्जॉर्प्शन फिर न्यूट्रिएंट्स की ज़्यादा होती है। इसी तरह क्या है, लंग्स के अंदर भी अल्वेलाई सरफेस एरिया को बढ़ा रहे होते हैं, ठीक है, तो सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा गैस की डिफ्यूजन होगी। सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक आर्टरी किस चीज़ की ब्रांच है, फीमोरल आर्टरी की। विच आर दी वैक्सीन
कॉन्जुगेटेड टू प्रोटीन। मेनिंजियोकोक्सल जो वैक्सीन है वो प्रोटीन के साथ अटैच हुआ पड़ा होता है। ग्लोसोफरेंजियल नर्व डैमेज, लॉस ऑफ व्हाट विच टेस्ट अकर बीटर, क्योंकि ग्लोसोफरेंजियल नर्व क्या है, पोस्टीरियर 1/3 को सप्लाई करा, तो वहाँ पर बीटर टेस्ट बर्ड्स फॉर बीटर टेस्ट होते हैं ना, तो वो टेस्ट बर्ड उनमें से जो वो जब हमारे पास जब नर्व डैमेज हो गया तो वो सेंसेशन बीटर सेंसेशन कैरी नहीं कर पाएंगे हम, वो लॉस हो जाएंगे ना। उसके बाद है यू वेव इज ड्यू टू, ये हाइपोकलेमिया में भी होता है और साथ में किस वजह से होता है, पेपिलरी मसल रिपोलराइजेशन, जो पेपिलरी मसल होते थे ना उनकी रिपोलराइजेशन की वजह से भी होता है। रिस्पायरेटरी बस्ट इज यूज्ड फॉर, रिस्पायरेटरी बस्ट का ये मतलब है कि जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, तो जो न्यूट्रोफिल है उसके अंदर क्या है, फ्री रेडिकल स्पीशीज बनते हैं ना। रिस्पायरेटरी बस्ट उसको इस वजह से कह रहे हैं, ऑक्सीजन से ना, ऑक्सीजन ब्रेक डाउन होता है, उससे फ्री रेडिकल्स बनते हैं। फ्री रेडिकल्स उससे कौन कौन से बन सकते हैं, हाइड्रोक्सिल बन सकता है, उससे O-1 बनता है, ठीक है, उससे हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बन सकता है H2O2, ये सारे क्या है समझे, फ्री रेडिकल्स हैं। तो इसको कहते हैं रिस्पायरेटरी बस्ट। ये किसमें, न्यूट्रोफिल्स में बनते हैं, ये जर्म्स को, पैथोजेंस को किल करने के लिए बनते हैं, क्योंकि न्यूट्रोफिल का काम क्या है, जर्म्स को किल करना, तो रिस्पायरेटरी बस्ट का प्रोसेस उसके अंदर होता है, ठीक है। तो रिस्पायरेटरी बस्ट क्या करता है, बैक्टीरिसाइडल इफेक्ट उसका होता है, ठीक है, वो जो फ्री रेडिकल्स बन रहे हैं वो बैक्टीरिया को किल करते हैं, साइडल मींस किल। क्लोनिडीन एक्ट्स बाय सेंट्रली एक्टिंग अल्फा 2 रिसेप्टर, क्लोनिडीन क्या, अल्फा 2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है, ठीक है, और अल्फा 2 रिसेप्टर CNS में हमेशा होते हैं, मैंने आपको बताया प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन के ऊपर होते हैं अल्फा 2 रिसेप्टर, और ये क्या है, सिंपैथेटिक एक्टिविटी को डिक्रीज कर रहे होते हैं, क्योंकि इसके साथ जैसे एपिनेफ्रिन बाइंड होगा इस अल्फा 2 पे, तो ये सिंपैथेटिक एक्टिविटी को, पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन की एक्टिविटी को डिक्रीज करेगा। रिलीज ऑफ एपिनेफ्रिन फ्रॉम प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन उसको डिक्रीज करेगा, कल मैंने डिटेल से समझाया था। तो सेंट्रली एक्टिव अल्फा 2 रिसेप्टर जो है वो क्लोनिडीन है। इसके अलावा सेंट्रली एक्टिंग अल्फा 1 जो हमारे पास वो हैं वो मिथाइल डोपा है, एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट। 12 ईयर ओल्ड पेशेंट प्रेजेंट विद फीवर, इजी ब्रूजिबिलिटी है, फीवर है उसको मतलब इन्फेक्शन है, और ब्रूजिबिलिटी है मतलब प्लेटलेट्स भी कम है, फैटिग है, लॉस ऑफ एपेटाइट है, और रिकरेंट इन्फेक्शन। ये देखें मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग इज टू कन्फर्म द डिजीज इन दिस पेशेंट है, तो इसमें हम बोन मेरो बायोप्सी करेंगे। ये क्या है, ए प्लास्टिक या पेन साइटोपेनिया की बात कर रहे हैं ना। देखें इजी ब्रूजिबिलिटी का क्या मतलब है, प्लेटलेट्स कम है, फैटिग है इसका मतलब उसको एनीमिया भी है, साथ में उसको रिकरेंट इन्फेक्शन है इसका मतलब उसका TLC भी कम मतलब वो WBC भी हो सकता है कम हो, ठीक है, बहुत सारे इन्फेक्शन में WBC कम होते हैं ना, उस वजह से फिर रिकरेंट इन्फेक्शन हो रहा होता है। तो ये क्या है, बोन मैरो बायोप्सी इसमें करेंगे कि भाई कोई कैंसर वगैरह तो नहीं है, किस वजह से पेनसाइटोपेनिया हो रहा है। ड्यूरिंग द फर्स्ट मिनट ऑफ एपनिया, अगर सांस रुक जाए, ठीक है, पहले मिनट 1 मिनट तक अगर सांस रुक जाए तो उस पहले मिनट के अंदर PCO2 कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर कितना बढ़ेगा, 6 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, ठीक है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नहीं निकलेगा ना जब सांस रुक गया, तो उस जब कार्बन डाइऑक्साइड एक्युमुलेट हो गया तो उसकी वजह से उसका प्रेशर बढ़ेगा ना। लेकिन अगर क्या है, अगर पेशेंट एनेस्थेटाइज्ड है ना तो उसमें 10 मिलीमीटर ऑफ मर्करी बढ़ेगा। ट्राई एसाइल ग्लाइसरोल्स या ग्लाइसराइड्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम विच सेल्स, एडिपोसाइट्स, साइट मीन सेल्स, एडिपो मीन एडिपोज टिश्यूज का या फैटी टिश्यू का, ठीक है, एडिपो का मतलब फैट, तो फैट वाले सेल्स का काम क्या होता है, फैट को क्या है, स्टोर करना या प्रोड्यूस करना। तो ट्राइएसाइल ग्लाइसराइड क्या है, ये फैट्स हैं, तो ये प्रोड्यूस और स्टोर होते हैं एडिपोसाइट्स में, और ये एडिपोसाइट्स सेल्स किस टिश्यू में होते हैं, एडिपोज टिश्यू में, और ये एडिपोज टिश्यू मोस्ट कॉमनली कहाँ पे होते हैं, एब्डामन के अंदर होते हैं ना, इस वजह से फैटी बेली हो जाता है। इसके अलावा सबक्यूटेनियस टिश्यूज में भी होते हैं। 70 kg मैन ड्रग वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इन 8 kg, व्हाट इज करेक्ट है, अच्छा सही है, 70 kg का मैन है लेकिन उसके अंदर हमने एक ड्रग उसको दिया, लेकिन वो क्या है, सिर्फ 8 kg वॉल्यूम के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, बाकी जो है जो रह गया है, ठीक है, कितना 62 kg उसके अंदर वो बिल्कुल भी ड्रग नहीं गया, तो इसका मतलब वो ड्रग क्या है, सिर्फ और सिर्फ ब्लड में है, उसकी ज़्यादातर कंसंट्रेशन ब्लड में, क्योंकि 5 लीटर सिर्फ ब्लड होता है ना, तो 5 लीटर ब्लड में है, सिर्फ उसका जो है 3 लीटर समझो, वो जो 3 है वो हमारे पास क्या है, बॉडी के और एरिया में गया है। तो इसका आंसर है कंसंट्रेशन इज हाई इन ब्लड, ठीक है, जितना हमारे पास वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कम होगा इसका मतलब उसकी कंसंट्रेशन ब्लड के अंदर हाई होगी, और जितना वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा होगा मतलब ज़्यादा वॉल्यूम के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ज़्यादा वॉल्यूम के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होने का मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में भी है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर मतलब जो इंट्रावास्कुलर वॉल्यूम है उसमें भी है, साथ में इंट्रासेलुलर वॉल्यूम के बाहर जो इंटरस्टिशियल स्पेस है उसके अंदर भी जा रहा है, और साथ में जो
इंट्रा सेलुलर स्पेस है, सेल के अंदर वाला जो स्पेस है या फ्लूइड है उसके अंदर भी जा रहा है। मतलब तमाम जो वॉल्यूम्स हैं, तमाम जो फ्लूइड्स हैं उन सब के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। ठीक है, जब हम कहते हैं वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा है, इसका मतलब वो क्या है, ब्लड प्लाज्मा के अंदर भी है, इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर भी है, इंट्रासेलुलर फ्लूइड के अंदर भी है। तो उसका ये मतलब होता है। तो जब वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन किसी का ज़्यादा है, इसका मतलब क्या है, ब्लड के अंदर उसकी कंसंट्रेशन कम होगी, क्योंकि वो सिर्फ ब्लड के अंदर नहीं है, वो टिश्यूज़ के अंदर एंटर हो रहा है, टिश्यूज़ के अंदर जो स्पेसेस हैं उनके अंदर और सेल्स के अंदर। और अपोजिट होगा अगर वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कम है, जैसे यहाँ पर सिर्फ 8 kg है, इसका मतलब वो ज़्यादातर सिर्फ ब्लड के अंदर प्रेजेंट है वो ड्रग। राइट एंड लेफ्ट किडनी डिफरेंशिएटेड बाय स्ट्रक्चर एट हाइलम। हाइलम के ऊपर जो स्ट्रक्चर होते हैं वो राइट और लेफ्ट किडनी के थोड़े डिफरेंट होते हैं, इस वजह उसके बेस पे इसको डिफरेंशिएट करते हैं। नॉर्मल सेरिब्रल मेटाबॉलिक रेट फॉर ऑक्सीजन इन एडल्ट, ये रट्टे वाली चीज़ है, इसको रट लें, 3 to 4 है। बैरोमेट्रिक प्रेशर एट K2, ये भी रट्टे वाली है, 226 है। ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट नॉट टू बी गिवन विद MAO इनहिबिटर। अब MAO मोनो अमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर जो होते हैं और साथ में ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट, ये दोनों क्या है, सेरोटोनिन को इंक्रीज़ करते हैं। अब ये दोनों अगर साथ में देंगे, दोनों सेरोटोनिन को इंक्रीज़ करेंगे तो सेरोटोनिन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और सेरोटोनिन जब बहुत ज़्यादा होता है तो वो एक सिंड्रोम काज करेगा, उसको कहते हैं सेरोटोनिन सिंड्रोम। उसमें भी बहुत सारे मसल रिजिडिटी होती है, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ जाता है, हीट प्रोडक्शन होता है और बहुत सारे फ्लशिंग वगैरह होती है। ठीक है, तो वो भी हमारे पास क्या है, एक हमारे पास डेंजरस कॉम्प्लिकेशन है इसका। सेरोटोनिन सिंड्रोम एक कॉम्प्लिकेशन है, अगर TCO और MAO इनहिबिटर को साथ में दोगे तो उसके चांसेस बढ़ जाते हैं, इस वजह से इन दोनों को साथ में नहीं देते हैं, क्योंकि दोनों सेरोटोनिन को बढ़ा रहे हैं ना। नर्व सप्लाई ऑफ ट्राइसेप ब्रेक आई है, रेडियल नर्व है। वॉलंटरी स्किल्ड मूवमेंट इज बाय कार्टिकोस्पाइनल ट्रैक करवाते हैं स्किल्ड मूवमेंट, ठीक है, वॉलंटरी वाले को। उसके बाद है व्हाट इज़ ट्रू अबाउट ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट है। ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट 3 होते हैं अपर लोब में, फिर 2 होते हैं मिडल में, और 5 जो है लोअर लोब में, इस तरह से याद रखें। बेबी प्रेफर फीडर इंस्टेड ऑफ मदर ब्रेस्ट ड्यू टू क्लेफ्ट सॉफ्ट पैलेट। हाँ, क्लेफ्ट सॉफ्ट पैलेट में क्या है, फीडर स्पेशल टाइप के फीडर होते हैं, उनके थ्रू हम क्या है बेबीज़ को पिलाते हैं, क्योंकि वो जो ब्रेस्ट है, मदर ब्रेस्ट के थ्रू वो सक नहीं कर सकते, अगर सक करेंगे भी तो वो स्पायरेशन वगैरह हो जाएगी। टेंसर विला पैलेटाइन नर्व सप्लाई करेगा किसको, मैंडिबुलर डिवीजन ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व को। सही है, नहीं सॉरी, इस मसल को कौन सा नर्व सप्लाई करेगा, ठीक है, इस मसल को, टेंसर विलाई प्लेटिना को, ये मैंडिबुलर नर्व जो है, जो कि ट्राइजेमिनल नर्व की ब्रांच है, वो टेंसर विलाई प्लेटिना को सप्लाई करता है, पैलाटिन को। उसके बाद है आफ्टर हाउ मच टाइम IV सिमेट्राइडिन बिकम्स एक्टिवेटेड है, मतलब ऑनसेट ऑफ एक्शन पूछ रहे हैं, 10 to 45 मिनट, ये सारी रटी वाली चीज़ें, इस तरह की चीज़ें। इन अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन इंक्रीज यूरिन आउटपुट ड्यू टू इनहिबिशन ऑफ व्हाट है, ADH। हाँ, आप अल्कोहल जब ज़्यादा पियेंगे तो वो हाइपोथैलेमस के अंदर जाके ADH को इनहिबिट करेगा, उसकी वजह से क्या है, वाटर की एब्जॉर्प्शन नहीं होगी नेफ्रॉन में, और वाटर सारा बाहर निकलेगा तो यूरिन ज़्यादा बनेगा। उसके बाद है कि साइनस थ्रोम्बोसिस काज्ड बाय सुपीरियर ऑप्थेल्मिक वेन। ये देखें, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, अगर सुपीरियर ऑप्थेल्मिक वेन की थ्रोम्बोसिस होगी तो वो केवानस साइनस तक जाएगी। उसके बाद क्योंकि कनेक्टेड है उसी से, है ना। विच प्रेशर विल हेल्प इन अ पेशेंट हु हैज़ डिप्रेस्ड कार्डिक एक्टिविटी ड्यू टू सिट्रेट है, तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, ठीक है। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर वैसे तो हार्ट एक्टिविटी को डिक्रीज करता है, तो ये अगर एक पेशेंट है उसका कार्डिक एक्टिविटी पहले से डिक्रीज है ना, सिट्रेट उसने बहुत ज़्यादा लिया है, तो उसको हम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर देंगे तो वो हेल्प करेगा, ठीक है, उसके साइन एंड सिम्टम्स को कम करेगा। पेरिफेरल न्यूरोपैथी काज बाय, पेरिफेरल न्यूरोपैथी लीड काज कराता है, लेड या लीड जो भी है। टेस्ट इज एग्जांपल ऑफ स्पेशल विजुअल अफरेंट। हाँ, टेस्ट क्या है, एक सेंसेशन है, और सेंसेशन को कौन कैरी करते हैं हमेशा, अफरेंट फाइबर, मैंने आपको बताया। और क्या है, टेस्ट एक विजरा है, विजरा क्या थे, जो इंटरनल आर्गन्स है। अब क्या है, टेस्ट भी इंटरनल आर्गन का के साथ एसोसिएटेड है ना। अब GIT का पार्ट है ना टंग, तो उससे जो सेंसेशन है, टेस्ट सेंसेशन, तो ये विजरल सेंसेशन हुआ कि नहीं, लेकिन हमारे पास क्या है, स्पेशल टाइप का ये विजरा है, ठीक है। जो टेस्ट हो गया, स्मेल हो गया, ये स्पेशल टाइप के वो होते हैं, सेंसेशन होते हैं, विजराज होते हैं, स्पेशल विजराज होते हैं। तो इनसे जो सेंसरी फाइबर्स जा रहे होते हैं उनको कहते हैं स्पेशल विजुअल अफरेंट। एंटीबॉडीज ऑफ इंपॉर्टेंस इन प्राइमरी स्क्लेरोजिंग कोलिंजाइटिस। प्राइमरी स्क्लेरोजिंग कोलिंजाइटिस में जो होता है एंका होता है, एंटी न्यूट्रोफिलिक साइटोप्लाज्मिक एंटीबॉडी, ठीक है। अ यंग मैन इंजर to the neck with some sharp object 3 years ago. He notices a bulging swelling above the clavicle on sneezing and coughing. This swelling is most probably due to damage to suprapleural membrane. हाँ, वो डैमेज हुआ है, उसकी वजह से क्या है, वो जब सांस लेता है तो वो क्या है, उसकी स्वेलिंग होती है।
बल्जिंग होती है। द बेस्ट एडवाइजेबल अप्रोच फॉर अ सीरो पॉजिटिव HIV इन्फेक्शन इज, सीरो पॉजिटिव HIV इन्फेक्शन का मतलब उसको HIV है पेशेंट को ना, उसके अंदर पॉजिटिव आ रहा है टेस्ट, तो टेस्ट शुड बी रिपीटेड बाय अदर मेथड, तो टेस्ट को फिर हम दोबारा रिपीट करेंगे चेक करने के लिए कि वाकई उसको है HIV या नहीं है। In interpretation of Vidal test, acceptable diagnostic titer would be 1:160 O ये वाला है 1:160 H एंड O एंटीजन, ठीक है। इतना अगर होगा तो हम कहेंगे उसको टाइफाइड या एंटेरिक फीवर हो सकता है, इससे ज़्यादा या इतना, लेकिन इससे अगर कम होगा या तो हम कहेंगे प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। सोमेटिक सिस्टम सप्लाई करेगा किसको, सोमेटिक मीन्स स्केलेटल, ठीक है, सोमेटिक नर्वस सिस्टम की बात कर रहे हैं ना, वो वॉलंटरी मसल्स को या स्केलेटल मसल्स को सप्लाई करता है। विच आर नॉट द फॉलोइंग स्टेज ऑफ हीमोग्लोबिन प्रोडक्शन, हीमोग्लोबिन प्रोडक्शन आरबीसी के अंदर किस दौरान स्टार्ट होता है, प्रो एरिथ्रोब्लास्ट में। पेशेंट ऑफ स्काइजोफ्रेनिया टेकिंग एंटी, ये पहला स्टेज है ना, माइलैट स्टेम सेल से क्या बनता है, प्रो एरिथ्रोब्लास्ट है ना, तो पहला जो स्टेप है आरबीसी प्रोडक्शन का, उसी में हीमोग्लोबिन प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है। स्काइजोफ्रेनिया का पेशेंट है, वो एंटीसाइकोटिक ले रही है, ठीक है, या ले रहा है, एंटीकोलिनर्जिक साइंस उसको प्रोड्यूस हो गए, और सिम्टम्स ये किस वजह से हो रहे हैं, कौन सा ड्रग कह रहा है, प्रोसिबल है इसमें क्लोरप्रोमाजिन, क्योंकि ये एंटीकोलिनर्जिक भी है ना, एंटी डोपामिनर्जिक भी है, तो एंटी डोपामिनर्जिक की वजह से ये एंटीसाइकोटिक के तौर पर यूज हो रहा है, और एंटी मस्क्रानिक है, उसकी वजह से इसके साइन एंड सिम्टम्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। पर्सन गाट हेड ट्रामा, अच्छा पेंक्रियाटाइटिस इज ड्यू टू डाइडेनोसिन, जो कि हमारे पास ये हम लोग HIV में यूज़ कर रहे थे ये ड्रग, ठीक है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर है ये, तो ये हमारे पास अगर ज़्यादा यूज़ करें ये पेंक्रियास की इन्फ्लेमेशन काज करेगा, पेंक्रियाटाइटिस काज करेगा। यंग पेशेंट गाट हेड ट्रामा ऑन एक्सिपिटल लोब, दिस इज द लोकेशन ऑफ विजुअल कॉर्टेक्स इन द ब्रेन है, विजुअल कॉर्टेक्स रिसीव फाइबर्स फ्राम लेटरल जेनिकुलेट, की हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, लेटरल जेनिकुलेट बॉडी से जो फाइबर्स जाते हैं विजुअल कॉर्टेक्स से, उनको कह रहे थे ऑप्टिक रेडिएशन। अ पेशेंट हैज़ कोलिक पेन है सिंस लास्ट 3 months है, आफ्टर कंप्लीट इवोल्यूशन ही हैज़ गॉन थ्रू कोल्डसिस्टेक्टमी, ठीक है, उसका हमने क्या है गाल ब्लैडर निकाल दिया। लेस बाइल आफ्टर कोल्डसिस्टेक्टमी, अच्छा वो पूछना ये चाह रहा है कि कोल्डसिस्टेक्टमी के बाद जो लेस बाइल है, बाइल लेस होगा ना, जाहिर सी बात है, गाल ब्लैडर जब रिमूव हो गया तो बाइल प्रोड्यूस तो हो रहा है, प्रोड्यूस कहाँ पे होता है, लिवर में, लेकिन वो स्टोर नहीं होता ना, इस वजह से वो बाइल कम होगा, तो वो जब कम होगा तो स्टियाटोरिया होगा, फिर स्टियाटोरिया का मतलब फैटी स्टूल्स है ना, क्योंकि बाइल क्या है, फैट्स को एब्जॉर्ब करा रहा था, अब जब बाइल कम है तो फैट एब्जॉर्ब नहीं होंगे, तो फैट क्या है स्टूल के अंदर जाएंगे और फैटी स्टूल्स होंगे, उसको कहते हैं स्टियाटोरिया। उसके बाद है सेचुरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज मेजर्ड बाय, सेचुरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज मेजर्ड बाय कैप्नोमीटर, कैप्नो मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड, तो मीटर मीन्स मेजरमेंट, तो कार्बन डाइऑक्साइड की सेचुरेशन को कैप्नोमीटर कहते हैं, मेजरमेंट। क्लियरेंस ऑफ डिफेक्टिव नॉन यूजफुल प्रोटीन इज द फंक्शन ऑफ प्रोटियोसोम, ठीक है, प्रोटियोसोम का काम होता है। अ फीमेल ऑफ 35 वीक्स प्रेग्नेंट केम टू गायनेकोलॉजिस्ट, यूट्रस इन लेट प्रेगनेंसी इज सेंसिटिव टू ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन उस यूट्रस पे बाइंड होता है और यूट्रस की कंट्रक्शन स्टार्ट कराता है ताकि चाइल्ड बर्थ स्टार्ट हो जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग रिड्यूसेस ऐसे नोडल ऑटोमेटिसिटी एंड एबी नोडल कंडक्शन, ऐसे नोड की ऑटोमेटिसिटी मतलब उसका जो इम्पल्स प्रोडक्शन वाला जो वो है ऑटोमेटिसिटी उसको कह रहे थे ना, उसको डिक्रीज करेगा, और साथ में एवी नोड से कंडक्शन को डिक्रीज करेगा, तो वो है एडिनोसिन, ये एरिथमियास में इसको दे रहे थे ना, इसी वजह से। फीमेल के विद कंप्लेन ऑफ स्वेयर मैक्चुरेशन पेन है एंड यूरिनरी अर्जेंसी है, पेशेंट डायग्नोज हर एज UTI पेशेंट, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर UTI क्या है, इनमें से सिप्रोफ्लोक्सासिन है, वैसे नाइट्रोफिरोंटिन भी देते होते थे लेकिन वो यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है ना। पेशेंट इज टेकिंग एस्पिरिन फॉर हिज हार्ट प्रॉब्लम है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जैक्ट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एस्पिरिन, एस्पिरिन इनहिबिट करता है प्लेटलेट्स को, किस तरह से डिक्रीज करेगा सिंथेसिस ऑफ थ्रोम्बोक्सिन A2 एंड प्रोस्टाग्लैंडिन, तो प्रोस्टाग्लैंडिन और थ्रोम्बोक्सिन A2 की सिंथेसिस को जब डिक्रीज करता है कौन, एस्पिरिन, तो उसकी वजह से फिर क्या होगा, प्लेटलेट्स की एग्रीगेशन इनहिबिट हो जाएगी, तो इस वजह से क्लाट फिर नहीं बनेंगे, इस वजह से हम MI में इसको यूज़ करते हैं। पेशेंट कम्स टू अ डेंटिस्ट है ड्यूरिंग रिमूवल ऑफ थर्ड मोलर, इन्फीरियर अल्वेलर नर्व इंजर हो गया, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पाथवे या फोरामिना ऑफ इट्स मेजर नर्व है, तो ये मैंडिबुलर फोरामिन से ये इन्फीरियर अल्वेलर नर्व आ रहा होता है। विच हार्मोन डिफिशिएंसी काजेज डिफिशिएंसी डेथ इन 3 to 4 days है, तो इसमें है अल्डोस्टेरोन, अल्डोस्टेरोन की अगर फुल डिफिशिएंसी होगी तो साल्ट की एब्जॉर्प्शन नहीं होगी सोडियम की, और BP बहुत लो हो जाएगा और डेथ हो जाएगी।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग काजेज द साइड इफेक्ट कॉर्नियल ओपेसिटी, तो क्लोरोक्वीन, सी से कॉर्नियल ओपेसिटी, सी से क्लोरोक्वीन ये काज करेगा, क्लोरोक्वीन कॉर्नियल ओपेसिटी काज करता है। 5-year-old बॉय फेल फ्रॉम हाइट ऑफ 12 feet, ही गॉट इंजर्ड एंड ब्लीडिंग अकर्स कंटिन्यूसली 5 minutes तक। विच आर द फॉलोइंग फैक्टर इवेंचुअली डिक्रीज, क्या डिक्रीज होगा लास्ट में, बीपी डिक्रीज होगा, जाहिर सी बात है ना, क्योंकि उसमें ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो गई है ना। विच आर द फॉलोइंग आर नॉट इन्वॉल्व इन रेनिन इनहिबिशन, एस तो इनहिबिट करता है, अर्ब्स डायरेक्टली तो इनहिबिट नहीं करता, इनडायरेक्टली, और एलिस्कैरिन भी इनहिबिट करता है, लेकिन कैल्शियम चैनल का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। अ पेशेंट केम टू दी gastroenterologist with complaint of heartburn, endoscopy was done, short gastric artery involved in this ulcer, रीजन कौन सा होगा, ग्रेटर कर्वेचर, क्योंकि ग्रेटर कर्वेचर के अंदर शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी होती है। द स्टैंडर्ड डिविएशन फार्मूला इज द स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस, टोटल ये स्टैटिक्स के वो है ना, टोटल पावर ऑफ आई इन ओल्ड मैन इज अप्रोक्सीमेटली कितना होता है 59 पर्सन, ठीक है, ये पावर जो होता है ना आई की। पर्सन गॉट हार्ट अटैक कितने 4 hours ago, ही केम टू फिजिशियन फॉर हिज फॉलो अप, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर इस्केमिक हार्ट डिजीज, तो कौन सा होता है ट्रोफ्टी, ठीक है, स्पेसिफिक है, वैसे CKM भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन वो स्पेसिफिक नहीं है ना, क्योंकि वो मसल बाकी जो मसल इंजरी होते हैं स्मूथ मसल या स्केलेटल मसल में उनमें भी CK बढ़ सकता है, लेकिन ट्रोफोनेंटी क्या है, ये स्पेसिफिक है हार्ट मसल के लिए। हीमोग्लोबिन इन इन्फेंट इज लो एट द एज ऑफ हाउ मेनी मंथ्स है, तो ये हमारे पास डिक्रीज होता है कि इसमें 3 month के ऊपर लो हो जाता है। व्हाट आर द साइड इफेक्ट्स ऑफ ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट, जनरलाइज टॉनिक क्लोनिक सीरियस काज कर सकते हैं ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट है, ठीक है, क्योंकि ये SNRI है ना, SNRI का मतलब सेरोटोनिन नॉरएपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर, तो क्या है ये साइनेप्स में सेरोटोनिन और नॉरएपिनेफ्रिन को इंक्रीज कर देते हैं, तो उसकी वजह से फिर क्या है डिप्रेशन तो कम हो जाएगी, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा सेरोटोनिन और नॉरएपिनेफ्रिन हो जाएगा तो वो क्या करेंगे, सेरोटोनिन नॉरएपिनेफ्रिन अगले न्यूरॉन्स को एक्सेसिव स्टिमुलेट करेंगे, तो फिर क्या होगा टोनिक क्लोनिक सीजर्स हो सकते हैं। व्हाट हैपन्स व्हेन फेशियल नर्व एवल्जन एट मस्टाइड लेवल, ऑल मसल पैरालाइज हो जाएंगे सेम साइड के ऊपर, क्योंकि फेशियल नर्व पूरा हमारे पास वहाँ पे डैमेज हो रहा है ना। शॉर्ट एक्टिंग बेंजोडाइजेपिन इसमें से क्या है ट्रायाजोलाम, जो जोलाम वाले होते हैं ना, अल्प्राजोलाम ब्रोमा ट्रायाजोलाम, तो ये शॉर्ट एक्टिंग है। ड्रग रिसेप्टर कौन सा है, प्रोटीन इन नेचर होते हैं, हाँ। और लाइम डिजीज काज्ड बाय स्पायरोचीट से काज होता है। फ्लोर ऑफ लेटरल वेंट्रिकल फॉर्म्ड बाय एंटीरियर सरफेस ऑफ कार्पस कोलोसम लेटरल वेंट्रिकल का फ्लोर बनाता है। 50-year पेशेंट विद डिफिकल्टी इन अकोमोडेटिंग नियर विजन है, तो काज उसका क्या है, सिलेरी मसल रिलैक्सेशन है, उसका सिलेरी मसल क्या है, वो रिलैक्सेशन में मसला है, इस वजह से क्या है मतलब रिलैक्स हुआ पड़ा है, कंट्रैक्ट नहीं हो पा रहा, क्योंकि सिलेरी मसल जब कंट्रैक्ट होता है तो एकोमोडेशन होता है, ठीक है, नियर ऑब्जेक्ट को देखने के लिए। प्रिस बायोप्सिया इसको कह रहे थे ना। चाइल्ड हैविंग फीवर विद राइगर्स है, चाइल्ड को फीवर है, उसको राइगर चिल्स वगैरह है, सर्दी लग रही है, सवेर हेडेक है, हेपेटोस्प्लेनोमेगाली भी है, हिस्ट्री ऑफ नोजिया वोमिटिंग 1 week बैक है, जिम्सास्टेन पॉजिटिव है, तो क्या है प्लाज्मोडियम फाल्सिफारम में ये होता है, जिम्सास्टेन पॉजिटिव और हेपेटोस्प्लेनोमेगाली ये सारे साइनल सिम्टम्स है ना, रिगर चिल्स वगैरह प्लाज्मोडियम के या मलेरिया के। A known case of asthma comes to ER with dyspnea, respiratory rate 30 है, difficulty in lying down है, likely pathogenesis इसमें क्या है हिस्टोरिकल हाइपरवेंटिलेशन है, ठीक है, उसका रेस्पिरेटरी रेट इसी वजह से बढ़ा हुआ है। साथ में क्या है अस्थमा है ना, तो अस्थमा का मतलब उसको क्या है वो एयर नहीं ले पा रहा ठीक से ऑक्सीजन, इस वजह से वो अपनी वेंटिलेशन उसका ब्रेन सिग्नल भेजेगा लंग्स की तरफ कि क्या है ज़्यादा से ज़्यादा वेंटिलेट करो ताकि कार्बन डाइऑक्साइड निकल सके और ऑक्सीजन ज़्यादा आप ले सको। और जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर क्या है विद फास्फोलाइपेसी, ये मैंने कल आपको बताया था कि ये क्या करते हैं इंक्रीज करेंगे इंट्रासेलुलर कैल्शियम को, क्योंकि ये क्या कर रहा था डायसाइलग्लाइसरॉल प्रोड्यूस करवा रहा था और क्या है फास्फाटिडाइल इनिसिटोल डाइफास्फेट PIP2, और इसमें से ये सेकंड मैसेंजर्स हैं, ये क्या करेंगे इन सेल के अंदर कैल्शियम को इंक्रीज कर देंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम को निकाल के सेल के साइटोप्लाज्म में इंक्रीज कर देंगे। ENT सर्जन ऑपरेटिंग इन मस्टाइड एंट्रम प्रोफ्यूज ब्लीडिंग फ्रॉम पोस्टीरियर वॉल ऑफ मस्टाइड एंट्रम, सोर्स ऑफ ब्लीडिंग इज क्या है सिग्माइड साइनस, ठीक है, जो मस्टाइड एंट्रम के बिहाइंड क्या होता है वहाँ से ब्लीडिंग हो रही है, तो वहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है सिग्माइड साइनस, तो उसी से ब्लीडिंग हो रही है। सेल्स ऑफ क्योंकि रेगुलर वेन होता है सिग्माइड साइनस में ना, तो वो बड़ा वेन है उसी की ब्लीडिंग हो रही है। सेल्स ऑफ सिंपल कॉलमनर इपिथेलियम आर एडहेयर टू ईच अदर बाय टाइट जंक्शन ओनली, ठीक है, तो सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम में टाइट जंक्शन होते हैं। विच आर द फॉलोइंग टेस्ट इज सुटेबल फॉर सेप्सिस है, ब्लड कल्चर करते हैं। ल्यूकोवोरिन इज एंटीडोट ऑफ विच ड्रग है, तो मीथोट्रेक्सेट की अगर हमारे पास एक्स्ट्रा आपने डोज ली है ओवर डोज ली है तो उसके लिए ल्यूकोवोरिन यूज़ करते हैं एंटीडोट के तौर पे।
उसके बाद है ये मीजोट्रेक्सेट, हम ये क्या है, एक डीमार्ड है, ये किस में हम यूज़ कर रहे थे, रिमेटॉइड आर्थराइटिस में, ठीक है, याद रखें। उसके बाद है हार्ट मसल इज सप्लाइड बाय एएनएस, जाहिर सी बात है सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक जो नर्व होते हैं वो क्या है, एएनएस का पार्ट है, क्योंकि हार्ट हमारे पास एक इनवॉलंटरी मसल है, इनवॉलंटरी मसल्स को कौन सप्लाई कर रहा था, एएनएस, मतलब सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। तो इनवॉलंटरी मसल्स दो थे, एक कार्डिक मसल्स हैं या हार्ट मसल है, दूसरे स्मूथ मसल है, तो इन दोनों को एएनएस सप्लाई करता है। लेकिन जो स्मूथ मसल जीआईटी के मेनली स्मूथ मसल्स है ना, उनका एक अपना भी सिस्टम होता है, एंटेरिक सिस्टम, वो क्या है, वो हमारे पास क्या है, लेकिन वो हमारे पास पेरिस्टाल्सिस वगैरह भी करा रहा होता है, डाइजेशन भी करा रहा होता है, लेकिन वो क्या है, कंप्लीटली नहीं करा सकता, एएनएस उसका हेल्प करता है उसके पेरिस्टाल्सिस में, ग्लैंड के सिक्रेशन में, ठीक है। A person has neck swelling lateral to sternocleidomastoid muscle. Which one of the following is affected? External jugular vein, क्योंकि वो lateral होता है to sternocleidomastoid. Medial branch of external carotid artery कौन सा होता है, ascending pharyngeal, रट हैं। An epileptic patient conjugates his eye opposite to focus lesion, जहाँ पर फोकस है, ठीक है, उसके अपोजिट साइड पे क्या है, एपिलेप्टिक पेशेंट भी है और उसके अपोजिट साइड पे अपने आइज को कंजुगेट कर रहे हैं ना, अचानक से उस तरफ उसके मूवमेंट्स हो रहे हैं, तो ये इसका मतलब प्रॉब्लम कहाँ पे, लीजन कहाँ पे, फ्रंटल आई फील्ड में। लॉस ऑफ एंकल रिफ्लेक्स की पहले भी मैंने आपको ये फ्रंटल आई फील्ड वगैरह ये सारा मैंने आपको समझाया था, ये आप देख सकते हैं विजुअल पाथवे वाला जो लेक्चर है मेरा, उसमें आप देख लें। लॉस ऑफ एंकल रिफ्लेक्स इज बाय S1 कंट्रोल करता है एंकल रिफ्लेक्स को। मसल ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन है विद नो बोनी इंसर्शन, ओरिजिन कहाँ पे है, राइसोरियस है, ठीक है, जिसका इंसर्शन भी नहीं है, ओरिजिन भी नहीं है। तो यहाँ वैसे प्लेटिस्मा का भी नहीं है, लेकिन क्या है, राइसोरियस मोर देन प्लेटिस्मा है। डायरेटिक्स काजिंग हाइपरकलीमिया कौन सा है, वो स्पाइरोनोलेक्ट्रोन है, क्योंकि इनको हम कहते हैं पोटाशियम स्पेयरिंग डायरेटिक, ये पोटाशियम को स्पेयर करते हैं ब्लड के अंदर, उसको मेंटेन करवाते हैं। थायामीन डिफिशियंसी काजिज क्या है, पोली न्यूरोपैथी काज करता है। अब थायामीन क्या है, विटामिन B1 है, तो विटामिन B1 हो गया, विटामिन B6 हो गई और विटामिन B12, इन तीनों की डिफिशियंसी काज करता है न्यूरोपैथी। फर्स्ट वेब स्पेस ऑफ लिम्फेटिक ड्रेनेज, हमारे पास फर्स्ट जो वेब स्पेस है, मतलब इन दोनों फिंगर्स के दरमियान, ये थंब और इसके दरमियान, इसका जो लिम्फेटिक ड्रेनेज है वो कहाँ पे जाता है, इंफ्राक्लेविकुलर लिम्फ नोड में। विच आर द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज्ड TPR, टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस, हाँ उसके लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल है, TPR के लिए, टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस के लिए अल्फा 1, क्योंकि ये वैसे कंस्ट्रक्शन काज कराता है कहाँ पे, आर्टरी जोड्स में, तो उसकी वजह से TPR बहुत ज़्यादा होता है। रेडिएशन थेरेपी किल सेल्स विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, फ्री रेडिकल्स के थ्रू रेडिएशन थेरेपी क्या करेगा, सेल्स को किल करेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक फीचर फॉर स्टेफ और यस कोगुलेज पॉजिटिव होता है। तो ये पहला सेक्शन कंप्लीट हो गया, कल इंशाल्लाह सेक्शन 2 स्टार्ट करेंगे 9 से 11 तक। अगर कुछ समझ नहीं आया तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।